वेल सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? मेरी आवाज क्लियर आ रही है बेटा सभी को? प्लीज रिस्पॉन्स कीजिएगा। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? यस। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और और यस, ये हमारा लास्ट सेशन है चार्ट रिवीजन का, कस्टम्स का। इसके पहले लेक्चर ऑलरेडी हमने कुछ वैल्यूएशन पार्ट तक रिवीजन किया था। और यहाँ पे अब ये जो है हम आगे शुरू करेंगे। तो एक लंबी सांस लो, लंबी सांस लो और कहो, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ और जो भी होगा बहुत बहुत अच्छा होगा। आए हम इस दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए। सो दोस्तों, मैडम मैं बहुत अच्छा हूँ। आज तुम्हारा मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है। मैं फटाफट रिवाइज कर लेता हूँ और यहाँ पे फिर किस तरह से हमने आईडीटी के चैप्टर को पढ़ना चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए। अ, अब आज जो वैल्यूएशन जो है हमने लास्ट रिवीजन में ले लिया था। चार्ट्स बेटा डिस्क्रिप्शन कॉलम में टेलीग्राम लिंक दी हुई है। हाँ, ये चार्ट्स, ये टेबल जो है डिस्क्रिप्शन कॉलम में एक टेलीग्राम लिंक दी है। वो टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहाँ चार्ट्स ओके मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चार्ट्स भी आपको वहाँ गूगल ड्राइव लिंक मिल जाएगी। और कल कुछ टेबल्स मैंने अपलोड की है टेलीग्राम लिंक में, तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलो। सो आर यू रेडी? आप सभी रेडी हो? हाउस द जोश? ठीक है। अब बेटा अगर आप वैल्यूएशन में आओगे तो वैल्यूएशन में सब पहले तो मैंने ये कह दिया कि ये ये वाला टेबल, एक्शन रेट वाला टेबल और ड्यूटी रेट वाला टेबल हमारा लास्ट सेशन में हो गया था। कि ये तो लर्न करके जाना कि ड्यूटी रेट कब के लिए जाएंगे और एक्शन रेट कब के लिए जाएंगे। ठीक है। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई सवाल मत पूछना अभी। एंड में आपको क्या पूछना है सब कुछ पूछ लेना, अभी नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट यह एडजस्टमेंट इन ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो 10(1) की 5 एडजस्टमेंट और 10(2) की जहाँ तक देखा जाए तो दो एडजस्टमेंट, क्लॉज ए और क्लॉज बी की एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। और बाकी सब अदर रूल्स जो है मैंने यहाँ पे दिए थे। अब दोस्तों मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, वो टेबल मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे रिगार्डिंग टू वैल्यूएशन। तो थोड़ा और आपको क्लियरली होगा क्योंकि कस्टम वैल्यूएशन पे यहाँ पे एक सवाल तो आपको आता ही है और उसके मार्क्स मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, चलिए। अरे यार। हम्म, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपकी फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए, पहले इस फॉर्मेटिंग को आप अच्छे से समझ लो। ठीक है। पहला पहला तो आपको जो यहाँ पे एफ ओ बी प्राइस दिए, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फिर मैं अलग अलग पैरामीटर भी आपको समझाऊंगा जो डेफिनेटली आपका कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। सॉरी, क्रिएट नहीं, जो क्रिएट हुआ हुआ कंफ्यूजन है वो सॉल्व करेगा। ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे एफ ओ बी प्राइस हमने ले लिया। एफओबी प्राइस लेने के बाद आप 10(1) की एडजस्टमेंट करोगे। और 10(1) की एडजस्टमेंट में कौन कौन से एडजस्टमेंट, फॉर्मेट अगर आप ऐसा यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है कि इधर आपने पर्टिकुलर्स ले लेना, इधर रुपीज़ ले लेना और उसके सामने रिमार्क ले लेना। ओके, उसके सामने रिमार्क, तो ये भी आपको हेल्प करेगा। ये फॉर्मेट बहुत अच्छा होता है कि उसके सामने ही हमने उसके रिमार्क दे दिए, यानी नीचे नोट्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि एग्जामिनर जब चेक करता है बेटा, तो एग्जामिनर यहाँ पे ये देख लेता है कि चलो यहाँ के यहाँ तुमने रिमार्क दे दिया, पर इस फॉर्मेट में फिर आपको दोनों खर्चे कंसीडर करने पड़ते हैं। एक वो एक्सपेंसेस जो आप इंक्लूड करोगे तो उसके अमाउंट लिखना पड़ता है, एक वो जो आप इंक्लूड नहीं करोगे तो उसको डैश लिखना पड़ता है क्योंकि उसका रीज़न भी यहाँ कवर हो जाता है। तो ये सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन है जिसको आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है, जितने भी स्टूडेंट मेरे पास जब ये भेजते हैं अपनी आंसर शीट, तो ये प्रेजेंटेशन में उसके सामने ही अगर आप रिमार्क दे दो तो ये प्रेजेंटेशन में अच्छे ही मार्क्स उन्होंने स्कोर किए हुए हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए कमीशन एंड ब्रोकरेज, कमीशन और ब्रोकरेज सभी टाइप का एक बार फटाफट में रिवाइज कर देता हूँ। ऐड कर देना एक्सेप्ट बाइंग कमीशन, प्रॉब्लम में सभी कमीशन ब्रोकरेज ऐड कर देना, सिर्फ बाइंग कमीशन स्पेसिफिकली कहा होगा तो वो छोड़ देना और अकॉर्डिंगली उसकी नोट दे देना। ओके, यहाँ पे 10 1 ए के हिसाब से कॉस्ट ऑफ कंटेनर क्लॉज ए में ही ऐड होगा। यहाँ पे ड्यूरेबल और रिटर्नेबल कंटेनर स्पेसिफिक प्रॉब्लम में कहा होगा तो ऐड मत करना, अदरवाइज आपको कॉस्ट ऑफ कंटेनर ऐड करना है, कॉस्ट ऑफ पैकिंग भी ऐड करना है। उसके बाद में फ्री असिस्टेंस, बायर कभी फ्री मटेरियल कंपोनेंट पार्ट्स टूल मोल्ड डाइज वगैरह सप्लाई करता है तो ये फ्री असिस्टेंस जितना भी दिया गया वो आपको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन जो लास्ट वाला पॉइंट है इंजीनियरिंग वर्क, डेवलपमेंट वर्क, आर्ट वर्क, डिजाइन वर्क, प्लान और स्केचेस, ओके, ये तभी ऐड करना इफ अंडरटेकन एल्सवेयर देन इन इंडिया। ओके, नाउ ये नोट में जरूर लिखना आपने कि भाई ये जो जब भी आपको ये मटेरियल कंपोनेंट पार्ट्स फ्री सप्लाई किया गया तो जब आप ऐड करने वाले हो तो ऐड करते वक्त ये जरूर लिखना ये लाइन कि सप्लाइड बाय बायर एंड यूज इन प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, ये अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगी। तो अगर सप्लाइड बाय बायर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स तो ऐड होगा। लेकिन एक पॉइंट आपने जरूर यहाँ ध्यान देना कि कब वैल्यू में ऐड नहीं होगा, जब इंजीनियरिंग वर्क, डेवलपमेंट वर्क, आर्ट वर्क, प्लान और स्केचेस, यहाँ पे हाँ, इंजीनियरिंग वर्क, आर्ट वर्क, डेवलपमेंट वर्क, प्लान और स्केचेस अंडरटेकन इन इंडिया होगा तो ध्यान से सुनिएगा, अंडरटेकन इन इंडिया होगा। ये आपको प्रॉब्लम में दिया जाएगा कि अंडरटेकन इन इंडिया। जनरली कभी कभी आपको आइडेंटिफाई भी करना पड़ता है, जैसे इंजीनियरिंग वर्क फ्री सप्लाई किया, डॉलर में होगा तो आपको प्रिज्यूम करना पड़ेगा, या फॉरेन करेंसी में होगा तो प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि अंडरटेकन एल्सवेयर देन इंडिया है। ओके, तो ये स्पेशली लास्ट क्लॉज वाला जो है अंडरटेकन एल्सवेयर देन इंडिया, तो आपने वो एजम्पशन लेके सॉल्व कर लेना। और अगर रुपीज में दिया है या स्पेसिफिकली कहा है कि इंडिया में अंडरटेकन हुआ है तो फिर वो आपने ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद में बेटा रॉयल्टी और लाइसेंस फीस, जैसे कभी प्रॉब्लम है पेटेंट, कॉपीराइट्स, नो हाउ, ट्रेडमार्क के नाम से है वो आपको चुपचाप ऐड कर देना है। कंडीशंस जरूर लिखिएगा अपने रिमार्क में कि हमने ये हम अज्यूम करेंगे कि रिलेटेड टू इंपोर्टेड गुड्स है, पेबल एज अ कंडीशन ऑफ सेल्स। ये दो लाइन मिल गई, लिखी आपने कि मार्क्स बढ़ गए कि भाई जो भी कुछ आप रॉयल्टी लाइसेंस फीस ऐड कर रहे हो वो रिलेटेड टू इंपोर्टेड है, कंडीशंस ऑफ सेल है तो वो ऐड करना है। ओके, यहाँ पे वो भी रॉयल्टी ऐड होगी जो ऐसी प्रोसेस से रिलेटेड है जो अंडरटेकन इन इंडिया आफ्टर इंपोर्टेशन लेकिन रिलेटेड टू इंपोर्टेड गुड्स होगा। उसके बाद में पार्ट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ सब्सिक्वेंट रीसेल ऐड होगा, इसमें डिविडेंड ऐड नहीं होगा। और अदर पेमेंट मेड बाय द बायर एज अ कंडीशन ऑफ सेल, हाँ, पर इसमें एक इंटरेस्ट और फिनेंशियल चार्जेस हो गए तो कस्टम में ऐड नहीं होते, जीएसटी में तो ऐड होते हैं 15(2)(d) में, लेकिन कस्टम में वो ऐड नहीं होते। इस तरह से आप जब पांचों एडजस्टमेंट करोगे तो आपकी आएगी एडजस्टेड एफओबी। ध्यान से सुनिएगा, आपकी आएगी एडजस्टेड एफओबी। अब ये जो एडजस्टेड एफओबी आएगी इसमें अब एडजस्टमेंट 10(2)(a) और 10(2)(b) की एडजस्टमेंट की जाएगी। 10(2)(a) की एडजस्टमेंट यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग अनलोडिंग एट लोड पोर्ट, ओके, लोड पोर्ट तक का जो कॉस्ट ऑफ वहाँ जो वहाँ उनके कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन लगा, उनके कंट्री में लोडिंग अनलोडिंग लगा और वहाँ से इंडिया तक का ट्रांसपोर्टेशन इसमें ऐड किया जाएगा। ओके, अब इसमें क्या है बेटा कि अगर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट असर्टेनेबल है, अ, अगर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट असर्टेनेबल है बेटा, मैंने एक बार टेलीग्राम चैनल पे जो डिस्क्रिप्शन कॉलम में दिया है, जो अभी रिवीजन क्लास कर रहे हैं मैंने ये दिया है, नहीं तो बेटा मैंने कल अपलोड किया है, आप चेक करो प्रॉपरली, नहीं तो मैं वापस से क्लास होने के बाद डाल दूंगा। ठीक है, पहले आप कंसेप्ट को समझ लो, मैंने दिया है, मुझे पता है, मैंने शेयर किया है। तो अब ऐसे सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर असर्टेनेबल है तो आप एक्चुअल बेसिस पे ऐड करोगे। वेसल होगा, एक व्हीकल होगा तो एक्चुअल बेसिस, एयरक्राफ्ट होगा तो 20 एक्चुअल और 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी, यानी ये जो 10(1) की एडजस्टमेंट करके आपने जो एफओबी निकाली, ओके, ये एडजस्टेड एफओबी में का 20% विच एवर इज लेस। एयरक्राफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 20% ऐड होगा। और अगर इंश्योरेंस की बात करें तो सॉरी, अगर कॉस्ट नॉट असर्टेनेबल है, अगर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट नॉट असर्टेनेबल है, एक 10(2)(a) की कॉस्ट, तो फ्लैट 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी ऐड होगा। उसके बाद में अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस में अगर असर्टेनेबल होगा तो एक्चुअल बेसिस, नहीं होगा तो सभी केस में 1.125% ऑफ एडजस्टेड एफओबी।
इसमें याद रखने लायक कौन कौन सी बात है, इसमें याद रखने लायक ओके, इसमें याद रखने लायक बात ये है बेटा, शिप डिमेरेज चार्जेस ऑफ चार्टर्ड वेसल एंड लाइटरेज बर्थ चार्जेस सेपरेटली एडेड एट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कैलकुलेशन ऑफ फ्रेट और इंश्योरेंस इफ एफओबी कम इंश्योरेंस और फ्रेट। तो अब यहाँ पे ख्याल रहे, शिप डिमेरेज चार्जेस ऑफ चार्टर्ड वेसल होगा, यानी ख्याल रहे प्रॉब्लम में डिमेरेज चार्जेस ऑफ चार्टर्ड वेसल होगा तो ही ऐड करना, डिमेरेज चार्जेस ऑफ एयरक्राफ्ट होगा तो ऐड मत करना, नॉर्मल वेसल होगा तो ऐड मत करना। जब तक वो चार्टर्ड वेसल ना कहे तब तक कुछ भी ऐड मत करना। डीमरेज, डीमरेज सिर्फ चार्टर्ड वेसल का ऐड होता है। दूसरा, लाइटरेज बर्जिंग चार्जेस सेपरेटली एडेड एज अ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब मैं इसमें एक बात कह दूं, लाइटरेज चार्जेस बर्जिंग चार्जेस भी वो वैल्यू में ऐड होगा, लेकिन अब मैं आपको ये कह दूं कि जब आप कोई भी 20% क्राइटेरिया में ऐड कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम 20% ले रहे हो यहाँ पे एयरक्राफ्ट में तो चलो लाइटरेज बर्जिंग लगता ही नहीं है, लेकिन यहाँ जब नॉट असर्टेनेबल है और आप 20% ले रहे हो, तो जब आप 20% लेते हो तो ये माना जाता है कि 20% में ये आ गया, इसलिए इसको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम में ओके ट्रांसपोर्टेशन कह दिया नॉट असर्टेनेबल और आपको कंफ्यूज करने के लिए लाइटरेज चार्जेस या बर्जिंग चार्जेस भी दे दिए, तो जब मेन ट्रांसपोर्टेशन असर्टेनेबल नहीं है और आपने डिसीजन लिया कि आप कितना ऐड करने वाले हो, 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी ऐड करने वाले हो, तो इवन दो प्रॉब्लम में लाइटरेज बर्जेस या डिमरेज दिया होगा, इग्नोर कर देना, वो ऐड मत करना। क्यों? क्योंकि 20% जब ऐड होता है तो वो 20% में ये भी इंक्लूड कर लिया जाता है, मैक्सिमम 20% ऐड होता है। लेकिन जब आप एक्चुअल बेसिस पे ऐड कर रहे हो, समझ लो या आप एक्चुअल ले रहे हो, तो एक्चुअल फिर जो ट्रांसपोर्टेशन होगा प्लस एक्चुअल जो डिमरेज होगा प्लस एक्चुअल जो लाइटरेज या बर्जिंग होगा वो आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में बेटा एक कंसेप्ट जो उन्होंने कहा है, कभी कभी क्या होता है, एफओबी कम इंश्योरेंस प्राइस दी होती है, एफओबी कम इंश्योरेंस प्राइस दी होती है, ठीक है, मतलब एफओबी प्लस इंश्योरेंस आए हैं तो फिर और ये लिखा होता है, और ये लिखा होता है कि ट्रांसपोर्टेशन नॉट असर्टेनेबल है, ट्रांसपोर्टेशन नॉट असर्टेनेबल है, तो फिर हम 20% किसका ले, तो जो एफओबी प्लस इंश्योरेंस उसमें 10(1) की एडजस्टमेंट होगी, तो एफओबी प्लस इंश्योरेंस का 20% हमें लेना पड़ेगा। ओके, दोनों का मिला के ये स्पेशल प्रोविजन तब लेना जब हम 20% के क्राइटेरिया में कुछ एडिशन कर रहे हैं। ओके, एक्चुअल बेसिस में तो कोई दिक्कत ही नहीं, पर 20% क्राइटेरिया में अगर कंबाइन दिया है तो फिर आप जब 20% ये 10 to A की कॉस्ट ऐड करोगे तो ये कंबाइन करके, या फिर आपको प्रॉब्लम में एफओबी प्लस ट्रांसपोर्टेशन वगैरह मिला के दिया है और इंश्योरेंस नॉट असर्टेनेबल है, सुनिए ध्यान से, ओके इंश्योरेंस नॉट असर्टेनेबल है तो 1.125% ऑफ एफओबी आप लोगे। उसके बाद में जो भी आपकी वैल्यू आएगी असेसेबल वैल्यू, बीसीडी निकालोगे, एसडब्ल्यूएस निकालोगे, और फिर एसरी 37 एसरी 39 पर ख्याल रहे, एसरी 37 39 निकालने के पहले सब ड्यूटीज निकाल लेना। अगर कोई एनसीसीडी होगी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी होगी, सेफगार्ड ड्यूटी होगी, स्पेसिफिक सेफगार्ड ड्यूटी होगी, एंटी डंपिंग ड्यूटी होगी, वो सब पहले निकाल लेना। और आईजीएसटी जो एसडी 37 है सबसे एड में निकालना, क्योंकि एसडी 37 में सब कुछ ऐड किया जाता है, ठीक है। एक्सक्लूजन फ्रॉम ट्रांजैक्शन वैल्यू, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम में कभी कभी ये भी दिया होता है कि इंडिया में इरेक्शन, असेंबली, मेंटेनेंस, टेक्निकल असिस्टेंस और डेवलपमेंट वर्क अंडरटेकन इन इंडिया, ऐसा जब भी कुछ प्रॉब्लम में दिया होता है और ये क्लियर लिखा है कि अंडरटेकन इन इंडिया, तो उसे ऐड मत करना, उसे पोस्ट इंपोर्टेशन एक्सपेंसेस कहना और एक्सक्लूड कर देना। ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सी बार प्रॉब्लम में इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगी, ड्यूटीज और टैक्सेस इंडिया में लगे, उसको भी एक्सक्लूड कर देना। और इसमें बेटा एक और मैं कहूंगा, इसमें मैं आपको एक और कहूंगा, इंडिया के लैंडिंग चार्जेस, बहुत सी बार प्रॉब्लम है इंडिया में लोडिंग अनलोडिंग लगा, इंडिया में लोडिंग अनलोडिंग लगा तो वो भी एक आपने एक्सक्लूड करना, वो भी आपने ऐड मत करना। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। उसके बाद में कॉस्ट रिलेटेड टू ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स, हाँ मतलब आपको ट्रांसशिपमेंट की कॉस्ट लगी, कंटेनर फ्रेट स्टेशन कॉस्ट, आईसीडी कॉस्ट, आईसीडी तक ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट, तो ये भी वैल्यू में ऐड नहीं किया जाता है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। मेरे हिसाब से अगर ये टेबल ओके डेफिनेटली मैंने शेयर किया हुआ है, नहीं तो मैं आपको वापस से जो टेलीग्राम लिंक दी है मैं कर दूंगा लेक्चर के बाद, डोंट वरी। पर ये टेबल अगर आप पढ़ लो और एक एक बात को ध्यान रखो तो आप प्रॉब्लम में मिस्टेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया टेबल मैंने बना के दिया है, ओके कि कौन कौन से पॉइंट का आपने ख्याल रखना चाहिए। तो नाउ नेक्स्ट,
अब बेटा बहुत से स्टूडेंट को, ये दूसरा चार्ट है, बहुत से स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम जाता है कि सर ये बताइए कि हमें वो एफ एस दिया होता है, एफ ओ भी दिया होता है, फिर एफ एस में कभी हम 10 to A में हम इंक्लूड करके ले लेते हैं। ओके, फिर जहाँ तक है एफ ओ भी दिया होता है, तो फिर क्या करना। तो अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे से बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा ये टेबल, ठीक है। ठीक है, तो अब बेटा मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं, कस्टम वैल्यूएशन, डिफरेंट अप्रोचेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ असेसेबल वैल्यू। और हर अप्रोच में आपका टेबल कैसे बनना चाहिए और हर अप्रोच में आपने क्या चीजें कंसीडर करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, मैं आपको जरूर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए, पहले अब देखो प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको एक्स फैक्ट्री प्राइस दिया होगा, या प्रॉब्लम में एफओबी प्राइस दिया होगा, या प्रॉब्लम में सीआई प्राइस दिया होगा। प्रॉब्लम केयरफुली देखना, एक्स फैक्ट्री दिया है, एफओबी दिया है, या सीआई प्राइस दिया है। अब एक्स फैक्ट्री दिया है, कभी कभी क्या होता है आपको प्रॉब्लम में, ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम्स है, आपको प्रॉब्लम में एफएस या एफओबी दी है, लेकिन आप बैकवर्ड कैलकुलेशन से एक्स फैक्ट्री निकाल सकते हो। मतलब दिया एफओबी है पर उन्होंने कहा है कि भाई वहां के खर्चे इतने लगे। ओके, अब एफ एस एफ ओ बी कैसे निकलती ये तो आपको पता है, अब ये इस स्टेज पे समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो एफ एस और एफ ओ बी जो है, ओके, आप पहले तो एक्स फैक्ट्री दिया है प्रॉब्लम में। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, पहले सुन लो। आपकी जो भी डाउट्स क्वेश्चन है सब बाद में पूछना, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ठीक है। आप पहले समझ लो, अगर आपको एक्स फैक्ट्री दिया है, मतलब वो कंट्री के सप्लायर के फैक्ट्री तक की कॉस्ट, या फिर एफ एस एफ ओ भी दिया है पर बैकवर्ड से आप एक्स फैक्ट्री निकाल सकते हो। तो चलो, अब अगर आप एक्स फैक्ट्री निकाल सकते हो तो स्पेशली 10 to A में आपको क्या ख्याल रखना है, स्पेशली 10 to A में। अब प्रॉब्लम में 10 to cos इज असर्टेनेबल और 10 to cos इज नॉट असर्टेनेबल। मतलब क्या 10 to cos मतलब क्या, 10 to A की कॉस्ट अगर मैं लूं तो वहां का ट्रांसपोर्ट उस कंट्री का एट लोड पोर्ट, वहां का लोडिंग हैंडलिंग वो भी असर्टेनेबल है, वहां से इंडिया तक का ट्रांसपोर्टेशन भी असर्टेनेबल है, और वहां से यहां तक का इंश्योरेंस भी असर्टेनेबल है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, मैंने फॉर्मेट भी बना के दी है, अगर आप केयरफुली मुझे सुनोगे तो आप कभी गलती नहीं करोगे। आप अगर गुड्स वेसल और व्हीकल से इंपोर्ट कर रहे हो, कॉस्ट असर्टेनेबल है, पहले ही दिमाग में रखना, और एयरक्राफ्ट से इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपका फॉर्मेट कैसे बनना चाहिए। अगर प्रॉब्लम में एक्स फैक्ट्री प्राइस दी गई है, या बैकवर्ड से आप एक्स फैक्ट्री निकाल सकते हो, तो एक्स फैक्ट्री, अगर बैकवर्ड से एक्स फैक्ट्री निकाल सकते हो तो यही बेस पर जाना, ये बेस पे जाना, और हमारे पास सब कुछ असर्टेनेबल है। अब देखो सबसे पहले एक्स फैक्ट्री लेना, वहां का ट्रांसपोर्ट ऐड करना, एफएस मिल जाएगा, वहां का लोडिंग हैंडलिंग एट लोड पोर्ट ऐड करना, आपको एफओबी मिल जाएगा। एफओबी में 10-1 की एडजस्टमेंट करना, तो आपको एडजस्टेड एफओबी मिल जाएगा। एडजस्टेड एफओबी में अब 10-2 की एडजस्टमेंट होगी। अब यहाँ 10-2 की एडजस्टमेंट कौन सी होगी, तो वहां से यहां तक का ट्रांसपोर्ट एक्चुअल बेसिस पे आपको ऐड करना है, क्योंकि असर्टेनेबल है और वेसल और व्हीकल है, तो असर्टेनेबल है, तो ऐसे सिचुएशन में एक्चुअल बेसिस पे सीओटी, सीओटी मतलब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, आपने लिख लेना, सीओटी मतलब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, और सीओआई मतलब कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। तो फॉरेन पोर्ट टू इंडिया वो एक्चुअल बेसिस पे, इंश्योरेंस एक्चुअल बेसिस पे आपकी निकल जाएगी असेसेबल वैल्यू, इसके बेस पे बीसीडी, SWS SCD 37 निकाल लेना। ओके, ये समझ में आया क्या सबको। मैं एक एक लाइन पे आपको पूछते जाऊंगा, ये समझ में आएगा तो जोर से बोलो यस सर, ये हमें क्लियरली समझ में आ गया है, ये क्लियरली समझ में आ गया है, ठीक है। दूसरा, यहां पे मैं आपकी यस का रिप्लाई का वेट कर रहा हूं। दूसरा, यहां पे एयरक्राफ्ट अगर लेते हैं, तो एयरक्राफ्ट में इवन दो असर्टेनेबल होगा, तभी हम कोई भी सूरत में एक्चुअल और 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी विच एवर इज लोअर ही लेंगे, और इंश्योरेंस एक्चुअल लेंगे क्योंकि असर्टेनेबल है, ठीक है, इंश्योरेंस एक्चुअल लेंगे। तो अब बेटा जहां तक देखा जाए, फिर से एक बार समझ लो,
मुझे अगर एक्स फैक्ट्री प्राइस मिलती है तो मुझे एक्स फैक्ट्री को ही बेस लेके चलना है, अगर मिलती है तो। फिर डायरेक्ट दे दी गई प्रॉब्लम में, डायरेक्ट दे दी गई, या फिर मुझे प्रॉब्लम में एफ एस दिया गया, एफ ओ भी दिया गया, पर मैं एक्स फैक्ट्री बैकवर्ड से डिराइव कर सकता हूं, तो वो एक्स फैक्ट्री पे ही जाना, एक्स फैक्ट्री को भी बेस लेके चलना। इज इट क्लियर? तो अब ऐसे केस में यहां पे एयरक्राफ्ट के केस में एक्स फैक्ट्री मैंने ले लिया यहां, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जहां पे भी 20% वाला ये एडजस्टमेंट बीच में आ जाता है, वहां हमारा फॉर्मेट बदल देना। देखो पहले केस में क्या था, वेसल और व्हीकल में एसेटनेबल था, क्लियर था, एक्चुअल बेसिस पे ऐड करना है। 20% वाला जो ये पॉइंट है, ओके, ये बीच में नहीं आएगा, ओके, ये लोचा बीच में नहीं आएगा। लेकिन ये 20% वाला लोचा आया बीच में, मैं मानता हूं क्या है या एक्चुअल, पर इसमें यह भी कहा है कि 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी, तो 20% वाला लोचा आया कि आपका प्रेजेंटेशन बदल गया। तो अब ऐसे सिचुएशन में, स्पेशली एक्स फैक्ट्री में, स्पेशली एक्स फैक्ट्री में, तो ऐसे सिचुएशन में एक्स फैक्ट्री लेना, पर अब ये फॉर्मेट नहीं फॉलो करना है आपको कि आप एफओबी लोगे एडजस्टेड एफओबी निकालोगे, नहीं, ये फॉर्मेट नहीं फॉलो करना है आपको। जब 20% वाला लोचा आ जाता है तो आप एक्स फैक्ट्री में डायरेक्ट 10-1 की एडजस्टमेंट करोगे। 10-1 की एडजस्टमेंट पहले तो दिमाग में फिट करो, 10-1 की एडजस्टमेंट कोई भी प्राइस दी हो करनी पड़ती है, कमीशन जो भी, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा पेमेंट की है 10-1 की एडजस्टमेंट करोगे, पर आप यहाँ एडजस्टेड एफओबी वगैरह नहीं लिखोगे। अब यहाँ पे 10-1 की एडजस्टमेंट होने के बाद 10-2 भी ऐड करोगे, और 10-2 कितना ऐड करोगे, तो अब 10-2 जो है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वर्किंग नोट के हिसाब से मैं नीचे बताऊंगा, इंश्योरेंस तो एक्चुअल बेसिस पे, पर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितना ऐड करोगे। तो देखो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 10-2A, फाइंड आउट द एक्चुअल 10-2A कॉस्ट इनकर्ड। अब देखो क्या करना, वर्किंग नोट बनाना वहां पे, और 10-2A की एक्चुअल कॉस्ट। अब 10-2A में क्या क्या आता है, 10-2A में 5 खर्चे आते हैं। कौन से खर्चे आते हैं, वहां का ट्रांसपोर्ट एक्चुअल बेसिस पे दिया है, क्योंकि आपका एक्स फैक्ट्री है तो वो तो दिया ही होगा, वहां का ट्रांसपोर्ट प्लस वहां का लोडिंग प्लस वहां का अनलोडिंग प्लस वहां का हैंडलिंग प्लस वहां से यहां तक का ट्रांसपोर्ट, ये आपका एक्चुअल हुआ, ये आपका एक्चुअल हुआ। तो वर्किंग नोट में लिखना एक्चुअल कॉस्ट, इसकी टोटल, ओके, इसकी टोटल एक्चुअल कॉस्ट आपको लगी इतनी, और ओके मैक्सिमम 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी। अब ये एडजस्टेड एफओबी आपका वर्किंग नोट में जाएगा, मैं रीजन, हर चीज का रीजन मैं बताऊंगा। ये आपका एडजस्टेड एफओबी वर्किंग नोट में जाएगा। ये एडजस्टेड एफओबी वर्किंग नोट में मतलब क्या, तो आपको वर्किंग नोट में एक्स फैक्ट्री फिर से लेना पड़ेगा, यानी फॉर्मेट रिपीट करना पड़ेगा। एक्स फैक्ट्री में आपको वहां का ट्रांसपोर्ट ऐड करना पड़ेगा, वहां का लोडिंग अनलोडिंग ऐड करना पड़ेगा, वो एफओबी निकलेगा, और वो एफओबी में 10-1 जो है, 10-1 की एडजस्टमेंट वर्किंग नोट में भी करनी पड़ेगी। उसके बाद में एडजस्टेड एफओबी निकलेगा, और इसका 20%, यानी ये सब कुछ हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी निकालना है, और फिर ए और बी इसमें का विचेवर इज लोअर लेना है, विचेवर इज लोअर लेना है, और जो भी ये एयर फ्रेट आया वो एयर फ्रेट हमें डायरेक्ट यहाँ ऐड कर देना है। अब ये एयर फ्रेट हम जब यहाँ ऐड करेंगे, एक्चुअल और 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी, इसमें ये एयर फेयर में क्या इंक्लूड मान लिया जाएगा, इस एयर फेयर में, ओके, हम एक्स फैक्ट्री में ऐड कर रहे हैं, ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्स फैक्ट्री में ऐड कर रहे हैं, पर इसमें जब मैं 20% या एक्चुअल विचएवर इज लोअर ऐड कर रहा हूं, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड मान लिया जाएगा, इसमें आपके 5 खर्चे इंक्लूड मान लिए जाएंगे 10-2A के, वहां का ट्रांसपोर्ट, वहां का लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग, समझ, और अदर एसोसिएटेड कॉस्ट जो भी है इसमें, यानी ये आप ऐड कर रहे हो, ये ऐड कर रहे हो, मतलब ही आप 10-2A के सभी खर्चे ऐड कर रहे हो, एक्स फैक्ट्री में ऐड कर रहे हो सीधा सीधा, ओके, तो वो भी ऐड हो गया आपका, मतलब वहां का ट्रांसपोर्ट, वहां का लोडिंग, वहां का अनलोडिंग, वहां का हैंडलिंग, वहां से इंडिया तक आने तक का कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये भी आपका ऐड हो गया। उसके बाद में आपका कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, सुनिए ध्यान से, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस है, तो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस भी यहाँ पे एक्चुअल बेसिस पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मेट लिखते वक्त ओके ध्यान रखना कि आप डायरेक्ट एक्स फैक्ट्री में एडजस्टमेंट करोगे, 10-1 की
और 10(2) में जब आप ये ट्रांसपोर्टेशन ऐड कर रहे हो मतलब आप सब कुछ ऐड कर रहे हो, उसमें सब कुछ ऐड कर रहे हो, इंश्योरेंस डायरेक्ट एसेसिबल वैल्यू आपको मिल जाएगी। और ये जो भी फॉर्मेट बनाने हैं, ओके, ये नीचे जो हमने ये सब ऐड किया, ये सिर्फ हमें 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी निकालना था, इसलिए ये यहाँ पे नीचे वर्किंग नोट में हमने बनाया। मतलब आपकी ये टेबल दो बार बनेगा, एक मेन टेबल जिस एक्स फैक्ट्री में ऐड करने का और एक वर्किंग नोट में बनेगा। वर्किंग नोट में हमें एडजस्टेड एफओबी निकालने के लिए बनाना पड़ेगा। बेटा ये वाला पॉइंट समझा होगा तो जोर से बोलो यस। यस, मैं आपके यस का रिप्लाई वेट कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसके लिए बहुत एनर्जी लगा रहा हूं कि इसमें बहुत से स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स होती है और आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपकी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। बोलो यस बेटा, जोर से बोलो, समझा होगा तो। वेरी गुड। अब देखो प्रॉब्लम में अगर एक्स फैक्ट्री दिया है, वेरी गुड वेरी गुड, प्रॉब्लम में एक्स फैक्ट्री दिया है और ये एक्स फैक्ट्री है और 10(2) कॉस नॉट असर्टेनेबल है, फिर वो वेसल हो, व्हीकल हो, एयरक्राफ्ट हो। ये तो हमने क्या देखा कि असर्टेनेबल है, पर 20% का लोचा बीच में आ गया एक्चुअल, और ये 20% का लोचा और एक्स फैक्ट्री, ये कॉम्बिनेशन समझना और ये फॉर्मेट को समझना। ओके, 20% का लोचा, ये कॉम्बिनेशन और ये फॉर्मेट को समझना। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, 10(2) कॉस इज नॉट असर्टेनेबल, तो फिर हमारा लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि वेसल हो, व्हीकल हो, एयरक्राफ्ट हो, हम 20% फ्लैट लेंगे एडजस्टेड एफओबी और इंश्योरेंस 1.125% ऑफ एडजस्टेड एफओबी लेंगे। ठीक है, हम सीधा सीधा लेंगे। तो अब ऐसे केस में भी आपका फॉर्मेट क्या होना चाहिए? आपका फॉर्मेट एक्स फैक्ट्री, वो अब एफओबी वगैरह निकालते मत बैठना, क्योंकि 20% वाला लोचा आ गया, 20% वाला लोचा आ गया। ओके, तो आप अब एक्स फैक्ट्री में 10(1) की कॉस्ट तो ऐड ही होगी, क्योंकि हमारे असेसेबल वैल्यू निकालने के लिए 10(1) तो ऐड ही होगा। और 10(2) की कॉस्ट जो है, ध्यान सुनिएगा, 10(2) की कॉस्ट नीचे वर्किंग नोट। अब नीचे वर्किंग नोट में यहां पे ओके मैं क्या करूंगा, यहां पे एफओबी, एडजस्टेड एफओबी मुझे निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ ये क्या लिखा हुआ है, नॉट असर्टेनेबल 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी, तो एफओबी में वर्किंग नोट में निकालूंगा। वही एक्स फैक्ट्री लिया, वहां का ट्रांसपोर्ट लिया, वहां का लोडिंग हैंडलिंग लिया, एफओबी आया, एडजस्टेड एफओबी निकला, फिर उसका 20% यहां पे मैं लूंगा क्या, ट्रांसपोर्टेशन। सर क्या हम ऐसा लेंगे एक्चुअल और 20%? नहीं 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 बेटा, एक्चुअल और 20% नहीं लिया जाता है। जब नॉट असर्टेनेबल है तो फ्लैट लिया जाता है। दोनों में डिफरेंस समझ लो। ये एयरक्राफ्ट में क्या था, एयरक्राफ्ट में एक्चुअल और 20%, क्योंकि यहां असर्टेनेबल था, या असर्टेनेबल था, इसलिए हमें एक्चुअल या 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी लेना पड़ा और वो यहां पे ऐड करना पड़ा, वो यहां पे ऐड करना पड़ा। बात को समझ में आया? लेकिन यहां पे तो नॉट असर्टेनेबल है ना, तो नॉट असर्टेनेबल है तो फ्लैट आपको 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी ऐड करना है। तो फ्लैट 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी में आपको बस वो एफओबी का टेबल बनाना है फटाफट, उसका 20% और उसका 1.125% लेना है, उसका 1.125% लेना है। ये समझ में आया क्या आपका? ओके, तो ये जो था, अब कभी कभी इसी इसमें क्या कर सकते हो, इसी इसमें वो जरूरी नहीं कि दोनों कॉस्ट वो नॉट असर्टेनेबल दे। अगर वो ये कहे कि भाई ट्रांसपोर्टेशन असर्टेनेबल नहीं है, इंश्योरेंस है, तो अगर इंश्योरेंस असर्टेनेबल होगा तो वो एक्चुअल लो और ट्रांसपोर्टेशन 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी, ये एडजस्टेड एफओबी निकालो, उसका 20% एडजस्टेड एफओबी लो। कभी कभी वो उल्टा दे सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं कि वही ट्रांसपोर्टेशन तो दे दिया आपको, ओके यानी वहां के खर्चे दे दिए, पर इंश्योरेंस आपको जो है, ध्यान से सुनिएगा, इंश्योरेंस है तो आपको जो दिया गया वो नॉट असर्टेनेबल दिया, तो वो सिचुएशन में 1.125% ऑफ एडजस्टेड एफओबी, फिर वो एडजस्टेड एफओबी आपको निकालना पड़ेगा। इन सिंपल वर्ड आपका मेन फॉर्मेट ये रहेगा कि एक्स फैक्ट्री में डायरेक्ट ऐड होगा, ओके, और
ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस में जो आप कंसीडर कर रहे हो 20%, उसमें सब कुछ आ गया, ये मान लिया जाएगा। वो क्या क्या आ गया उसमें, तो वहां का ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग, वहां से यहां तक का ट्रांसपोर्टेशन। तो तीन फॉर्मेट एक्स फैक्ट्री प्रॉब्लम में, एक्स फैक्ट्री प्राइस प्रॉब्लम में तीन फॉर्मेट देखो। अगर आप एक बार मैं तीनों को रिवाइज कर लेता हूं। पहला, अगर कॉस्ट एसर्टेनेबल है, वेसल व्हीकल पे है, तो सब कुछ ऐड करना है। अगर सब कुछ आपको एक्चुअल बेसिस पे ऐड करना है तो ये फॉर्मेट बेस्ट है। एक्स फैक्ट्री में एक्चुअल ले लो, ये एक्चुअल ऐड करो, एफएस, एफओबी, सीएफ निकाल लो, क्योंकि वेसल और व्हीकल से सब एक्चुअल बेसिस पे है, तो ये फॉर्मेट में सॉल्व करो। अगर एसर्टेनेबल है और एयरक्राफ्ट है और 20% का लोचा आ गया, जहां 20% का लोचा आ गया वहां फॉर्मेट बदल देना। वहां पे एक्स फैक्ट्री 10-1 की एडजस्टमेंट, डायरेक्ट 10-2 की एडजस्टमेंट, यहां एफओबी और एडजस्टेड एफओबी वर्किंग नोट में जाएगा। ओके, तो 10-2 की एडजस्टमेंट और असेसेबल वैल्यू, और यहां पे जैसा मैंने कहा, यहां पे भी 20% का लोचा आ गया, 20% का लोचा आया, स्पेशली ये 20% का लोचा आया, तो आपका फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए और वर्किंग नोट में आपका 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी होना चाहिए, एडजस्टेड एफओबी होना चाहिए। ठीक है, आपके डाउट्स हो गए तो मैं टाइम दूंगा। पहले तो ये समझा के ये बताइए, ये समझा के ये बताइए, यस और नो। नहीं नहीं बेटा, 20% में इंश्योरेंस क्यों लेंगे, इंश्योरेंस तो हम अलग से लेंगे ना। जब आप एयरक्राफ्ट में 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी, तो ये 10-2 की कॉस्ट है, इंश्योरेंस तो अलग से रहेगा ना। वो 20% में इंश्योरेंस नहीं माना जाएगा, इंश्योरेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलो यहां तक समझा। ये था एक्स फैक्ट्री बेस्ड प्राइस अप्रोच। अब दूसरा देखो, प्रॉब्लम में एफओबी दिया हुआ है। ओके, प्रॉब्लम में एफओबी दिया हुआ है और ये एफओबी से हम बैकवर्ड एक्स फैक्ट्री नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, हम किसी भी सूरत में एक्स फैक्ट्री नहीं जा सकते। अब प्रॉब्लम में एक ही अमाउंट दी है एफओबी, तो एफओबी दी है, तो फिर तो बेटा आपका देखो अब कैसा आएगा। तो ये सिचुएशन में 10-2 कॉस्ट, अब तो इजी है, 10-2 कॉस्ट एसर्टेनेबल, 10-2 कॉस्ट नॉट एसर्टेनेबल। 10-2 कॉस्ट एसर्टेनेबल होगा तो वेसल व्हीकल से आया होगा, ध्यान सुनना, वेसल व्हीकल से आया होगा, तो आप डायरेक्ट एफओबी लो, डायरेक्ट एफओबी लो, 10-1, उसमें 10-1 की एडजस्टमेंट ले लो, एडजस्टेड ओके एफओबी मिल जाएगी 10-2 की, क्योंकि सब कुछ एसर्टेनेबल है, वेसल व्हीकल से है, इसलिए कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअल बेसिस पे ऐड करो, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एक्चुअल बेसिस पे ऐड कर दो, तो ये आपकी असेसेबल वैल्यू आ गई। ख्याल रहे, आप किसी भी सूरत में एक्स फैक्ट्री नहीं निकाल सकते, और ये तो एक्चुअल बेसिस पे, तो आपने सब कुछ एक्चुअल बेसिस पे ले लिया। अब गड़बड़ कहां होती है, एयरक्राफ्ट यानी एसर्टेनेबल है, सुनिए ध्यान से, एसर्टेनेबल है और एयरक्राफ्ट से लाया है आपने। अगर एयरक्राफ्ट से लाया है तो हम क्या कहेंगे, अब पीछे तो जा नहीं सकते, तो फिर तो यहां सोचना भी मत, डायरेक्ट एफओबी लेना, 10-1 की एडजस्टमेंट, एडजस्टेड एफओबी आ गया, 10-2 की एडजस्टमेंट, और अब यहां पे जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऐड होगी वो 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी और एक्चुअल विच इज लोअर। अब यहां पे ये प्रॉब्लम में देखो, मैं जब 20% ले रहा हूं ऑफ एडजस्टेड एफओबी, 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी ले रहा हूं और एक्चुअल विच इज लोअर, तो अगर मैंने 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी वो लोअर आई और वो लिया, तो यार डबल एडिशन हो गया। क्यों, कैसे डबल एडिशन होगा, क्योंकि लॉ का रियल इंटरप्रिटेशन ये है कि जब आप 20% ऐड कर रहे हो, सुनो, जब आप 20% ऐड कर रहे हो तो उसमें, उस 20% में वहां का ट्रांसपोर्ट, वहां का लोडिंग अनलोडिंग इस 20% में आया, समझो। अब यहां डबल एडिशन कैसे हो गया, एफओबी कैसे निकलती है, एफओबी वहां का ट्रांसपोर्ट, वहां का लोडिंग, वहां का हैंडलिंग, वो एफओबी होती है, यानी एफओबी में भी वहां का लोडिंग हैंडलिंग कॉस्ट इंक्लूडेड है। और यहां मैं 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी निकाल रहा हूं, तो जब 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी निकाल रहा हूं तो उसमें भी वो इंक्लूड माना जाता है, तो यहां डबल एडिशन होती है। पर करूं क्या, होगी डबल एडिशन, पर मैं जब एक्सफैक्ट्री बैक जा ही नहीं सकता, हाँ जहां जा सकता था वहां मैं फॉर्मेट बदल दूंगा, जहां मैं एक्स फैक्ट्री निकाल सकता था वहां मैं फॉर्मेट बदल दूंगा, पर मैं अब जा ही नहीं सकता, तो यस यस यस, यहां डबल एडिशन होगी होगी होगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्लियर, ओके, इसका मतलब मैंने नोट भी दिया है, इफ वी ऐड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एज 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी इट लीड्स टू डबल एडिशन। ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी एफओबी में कवर्ड है, लेकिन अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, यहां पे आपको डबल एडिशन होगी और इसी फॉर्मेट से आपको असेसेबल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, समझा होगा तो जोर से बोलो हाँ सर, यस सर,
ओके, समझा होगा, ठीक है। और आपका यस सर, अभी तो अब ऑनलाइन में लाइक करने से ही पता चलता है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अगर नॉट एसर्टेनेबल है, नॉट एसर्टेनेबल है तो फिर तो एफओबी लो, एडजस्टेड एफओबी निकाल लो, 20%, वहाँ फ्लैट है 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी, इंश्योरेंस 1.125% ऑफ एडजस्टेड एफओबी, ठीक है। तो ये तो फॉर्मेट अगर प्रॉब्लम में एफओबी प्राइस दिया है, और प्रॉब्लम में जब सीआईएफ प्राइस दिया हो, ध्यान से सुनिएगा, प्रॉब्लम में सीआईएफ प्राइस हुआ तो ये भी बहुत केयरफुली देखना, सीआईएफ दिया है और वेसल व्हीकल से आया है, सीआईएफ दिया है, वेसल व्हीकल से आया है, तो सीआईएफ ले लो, 10-1 की एडजस्टमेंट करो अगर कुछ होगी तो। देखो 10-1 की एडजस्टमेंट सभी में होती है, क्यों ना सीआईएफ दिया हो, 10-1 की एडजस्टमेंट कर लो, आपकी असेसेबल वैल्यू आ गई, बस बात खत्म, ठीक है, यहां बात खत्म। अब सवाल ये है कि सर हमें प्रॉब्लम में सीआईएफ दिया है और वेसल व्हीकल से आया है और उसमें फ्रेट इंश्योरेंस भी बताया हुआ है, बैक जाने की कोई जरूरत नहीं है, बैक जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वेसल और व्हीकल में ओके अगर वो डायरेक्ट सीआईएफ दे रहे हैं तो हमें बैक जाना मतलब क्या है, बैक जाने से, हाँ बैक एयरक्राफ्ट के केस में जाएंगे, इवन दो फ्रेट और इंश्योरेंस दिया है, पर नो नीड टू गो बैक। यहां मैं सीधा कहूंगा आपको, यहां लिखना है तो बाद में लिख लेना ये चार्ट डाउनलोड करके, कि नो नीड टू गो बैक, ओके सीआईएफ ले लिया, इवन दो एयर फ्रेट और इंश्योरेंस दिया है, पर एयरक्राफ्ट के केस में सीआईएफ दिया है, सीआईएफ दिया है और आपको प्रॉब्लम में एयर फ्रेट और इंश्योरेंस भी दिया है, एयर फ्रेट और इंश्योरेंस भी दिया है, तो यहां आपको बैक जाना पड़ेगा। यहां बैक जाने का लॉजिक क्या है, क्योंकि एयरक्राफ्ट के केस में, सुनो ध्यान से, एयरक्राफ्ट के केस में मेरी एयर फ्रेट कॉस्ट किसी भी सूरत में 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और 20% किसका, एडजस्टेड एफओबी का। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो एक्चुअल है, ये एक्चुअल 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी से ज्यादा या कम है, कैसे पता चलेगा, इसलिए हमें बैक जाके एफओबी निकालनी पड़ती है, उसकी एडजस्टेड एफओबी निकालनी पड़ती है, और फिर हमें यहाँ पे एक्चुअल और 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी विच एवर इज लोअर वो ऐड करना पड़ता है, इसलिए एयरक्राफ्ट के केस में ही बैक जाना पड़ेगा। ओके, व्हीकल और वेसल के केस में इवन दो एयर फ्रेट दिया हो, इवन दो यहाँ पे उन्होंने इंश्योरेंस दिया हो, बैक जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सीआईएफ ले लो, एडजस्टमेंट कर लो, असेसेबल वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको अप्रोच फॉलो करने हैं। पहला अप्रोच ध्यान से सुनिएगा, ओके पहला अप्रोच एक्स फैक्टरी। अब आई होप अब ये सब अप्रोच में आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि मैंने क्लियर बता दिया है, एक्स फैक्टरी निकाल सकते हो तो यही अप्रोच से जाना, नहीं तो फिर एफओबी में वो जब 20% का लोचा आएगा तो वहां डबल एडिशन होगा, ये मान के चलो, दूसरा कोई आपके पास ऑप्शन है नहीं, और सीआईएफ में कब बैक जाना और कब नहीं जाना ये मैंने आपको बता दिया है। तो अगर समझा होगा तो जोर से बोलो यस सर। ओके, क्लियरली आपको समझ में आया, आ गया ये चार्ट। अगर किसी को फोटो निकालना है तो फोटो निकाल सकता है ये चार्ट का, फुल स्क्रीन कर देता हूं। चलिए, तो ये हमने एक ये आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए ये देखा, और अलग अलग सिचुएशन में आप कैसे टेबल बनाओगे ये भी हमने देखा, ठीक है। तो बेटा यहाँ हमने वैल्यूएशन इस टॉपिक पे डिस्कशन को कंप्लीट किया। अब आते हैं वापस हमारे चार्ट पे, वैल्यूएशन हो गया। चलो नीचे असेसमेंट दिया है, असेसमेंट को ख़त्म कर देते हैं, और फिर राइट साइड में आते हैं बैगेज वगैरह, स्टोर्स बैगेज वगैरह, इस डिस्कशन के लिए राइट साइड में आते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह। चलो यहाँ पे असेसमेंट पर आते हैं।
असेसमेंट कस्टम में बेटा ध्यान से सुनिएगा। ओके ओके ठीक है, मतलब टेलीग्राम पे एक ही चार्ट 2 बार आ गया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं गूगल ड्राइव पे भी, वो जहाँ से आप चार्ट डाउनलोड कर रहे हो गूगल ड्राइव पे, वहाँ पे भी ये चार्ट डाल देता हूँ और मैं फिर से डाल देता हूँ, ठीक है, ओके नो इशू। चलिए, सेल्फ असेसमेंट और रीअसेसमेंट और 18 प्रोविजनल असेसमेंट। एक काम करता हूँ, अभी डाल देता हूँ, अभी दे देता हूँ आपको। खुश, 2 मिनट, अभी दे देता हूँ आपको। अच्छा, देखिए, असेसमेंट, असेसमेंट एक होता है सेल्फ असेसमेंट। ओके, सेल्फ असेसमेंट, इसके पॉइंट समझ लो। पहले तो जब भी इंपोर्टर एंट्री फाइल करता है, बिल ऑफ एंट्री, या एक्सपोर्टर शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट, तो आपको एंट्री में ही सेल्फ असेस करना पड़ता है ड्यूटी, और आपको सेल्फ असेस करके फाइल करना पड़ता है। फिर ऑफिसर उसको वेरीफाई करेगा आपकी बिल ऑफ एंट्री को। अगर उसे लगा तो फिजिकल एग्जामिनेशन भी करेगा। ओके, अगर उसे लगा तो वो फिजिकल एग्जामिनेशन भी करेगा। अब वेरिफिकेशन में, ओके, फॉर द पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन, प्रॉपर ऑफिसर में रिक्वायर, ओके, यहाँ पे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर और एनी अदर पर्सन टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। अगर उसको ऐसा लगा कि आपसे कोई डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन मंगवाना चाहिए तो वो आपसे मंगवाएगा। एंड यस, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंपोर्टर एक्सपोर्टर टू प्रोड्यूस ऑल सच डॉक्यूमेंट्स और फर्निश ऑल सच इंफॉर्मेशन। नाउ थर्ड स्टेप, if officer is not satisfied with your self assessment, ओके, अगर आपके असेसमेंट से ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है, यानी वेयर इट इज फाउंड वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन और टेस्टिंग ऑफ द गुड्स और दैट सेल्फ असेसमेंट इज नॉट डन करेक्टली, ओके, सेल्फ असेसमेंट नहीं हुआ है, तो वो आपकी ड्यूटी रीअसेस करेगा। ओके, कि भाई चलो ये ड्यूटी जो है ये ज़्यादा बढ़ गई है, इतना ड्यूटी आपको देना है। अब वो जो रीअसेस करेगा ड्यूटी, ध्यान से सुनिएगा, वो जो रीअसेस कर रहा है ड्यूटी, वो आपको बोलेगा कि इतना एक्स्ट्रा देना है। आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ये स्पीकिंग ऑर्डर नहीं देगा। स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब विथ ऑल ग्राउंड्स, विथ ट्रांसपेरेंट ऑर्डर, कि वो क्यों ड्यूटी बढ़ा रहा है। तो ऐसे केस में वो कोई आपको ऑर्डर नहीं देगा कि चलो ठीक है इतना दे दो, बात को खत्म करो और गुड्स को लेके जाओ। लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, कंफर्म नहीं किया, तो वो 15 दिन के अंदर आपके गुड्स का क्लियरेंस तो देगा ही नहीं, और 15 दिन के अंदर यहाँ पे स्पीकिंग ऑर्डर देगा कि भाई चलो आप जो है इतना पे कर दो, बात को खत्म करो, हाँ इतना पे करो, ये हमारी ऑर्डर है, जब तक आप नहीं पे करते हो तब तक हम क्लियर नहीं करेंगे। तो वो 15 दिन के अंदर आपको स्पीकिंग ऑर्डर देगा। ये ओके, 4 पॉइंट्स है सेल्फ असेसमेंट के जो हमने यहाँ पे देखे। उसके बाद में प्रोविजनल असेसमेंट। अब ख्याल रहे, कस्टम में प्रोविजनल असेसमेंट 4 ही केसेस में होता है। ये 4 केसेस आप लर्न करके जाना। ओके, पहली केस जो प्रोविजनल असेसमेंट की है वो ये है बेटा कि यहाँ पे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर अनेबल टू मेक सेल्फ असेसमेंट, तो वो प्रोविजनल असेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यानी इंपोर्टर एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट करेगा कि भाई हमारे लिए सेल्फ असेसमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि वैल्यूएशन का डेटा क्लियर नहीं है, रेट क्लियर नहीं है, तो वो सिचुएशन में वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें प्रोविजनल असेसमेंट करवा के क्लियरेंस दे दो, हम आपका उसका बॉन्ड वगैरह जो भी होगा वो बॉन्ड हम दे देंगे। बी क्लॉज, या अब देखो बाकी के 3 क्लॉज में ऑफिसर आपको डायरेक्ट करेगा कि भाई ये प्रोविजनल असेसमेंट जो है वो करो। ओके, बाकी के 3 क्लॉज में ऑफिसर डायरेक्ट करेगा। तो अब बी में, where proper officer deem it necessary to subject any imported goods or export goods to any chemical or other test। ठीक है, मतलब ऑफिसर को लगा कि नहीं नहीं ये गुड्स का टेस्टिंग करवाना है, लर्न करना है, 4 पॉइंट्स टेस्टिंग करवाना है, तो वो प्रोविजनल असेसमेंट देगा। तीसरा, ओके, इंपोर्टर or exporter has produced all necessary document or furnish all information but officer want to carry further inquiry। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफिसर को डाउट आ रहा है, आपसे सब इंफॉर्मेशन आ गई, सब डॉक्यूमेंट्स आ गए, पर ऑफिसर को डाउट आ रहा है, ही वांट टू कैरी फर्दर इंक्वायरी, तो वो आपको प्रोविजनल असेसमेंट के देगा। या लास्ट, वेयर इट इज नेसेसरी, ओके, वेयर नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैव नॉट बीन प्रोड्यूस और इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन फर्निश्ड एंड प्रॉपर ऑफिसर डीम इट नेसेसरी टू मेक अ फर्दर इंक्वायरी। तो आपने कोई डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो वो सिचुएशन में वो यहाँ पे प्रोविजनल असेसमेंट करेगा। तो प्रोविजनल असेसमेंट आपके रिक्वेस्ट पे या फिर ऑफिसर ने, बाकी 3 केसेस में ऑफिसर आपको डायरेक्ट कर रहा है, तो वो यहाँ पे आपको प्रोविजनल असेसमेंट पे प्रोविजनल ड्यूटी पे करने का डायरेक्शन देगा और आपसे सिक्योरिटी ले लेगा। सिक्योरिटी किस लिए बेटा? क्योंकि फाइनल असेस ड्यूटी और प्रोविजनल असेस ड्यूटी में कोई डिफरेंस आता है तो वो सिचुएशन में यहाँ पे जो है
उसका डिफरेंस का सिक्योरिटी वो आपसे ले लेता है। फिर यहाँ पे जहाँ तक दिया गया है कि इससे रिलेटेड रेगुलेशन बनाया हुआ है कि कितने टाइम में आपने इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए, वो ऑर्डर कितने पीरियड में पास करेगा, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। ओके, प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर जो देगा, फिर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर देगा, आपने इंफॉर्मेशन कितने दिन में दे देनी चाहिए, उसके लिए स्पेशल रेगुलेशन बना है, पर वो रीड करना तो कर लेना रेगुलर बुक से, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर होगा आपका फाइनल असेसमेंट। अब फाइनल असेसमेंट में जो भी ड्यूटी असेस हुई या रीअसेस हुई, फाइनली असेस और रीअसेस, ये बेसिक फंडा है बेटा, क्या कि अब जो भी ड्यूटी असेस या रीअसेस हुई होगी, अगर आपका गुड्स क्लियर फॉर होम कंजम्पशन हुआ है, ओके, यानी होम कंजम्पशन के क्लियर हुआ है या एक्सपोर्टेशन के लिए, और फाइनल असेस ड्यूटी ज्यादा है, तो डिफरेंशियल ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी विथ इंटरेस्ट, और यहाँ इंटरेस्ट है 15% पर एनम, या इंटरेस्ट है 15% पर एनम। ओके, डे बेसिस पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब एक बात और बता दूं, या स्पेशली यहाँ पे इंटरेस्ट आपको फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच प्रोविजनल असेसमेंट इज मेड, वहां से लेना पड़ेगा। यानी जिस दिन जो मंथ में प्रोविजनल असेसमेंट हुआ उसके पहले दिन से इंटरेस्ट लेना पड़ेगा टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। यानी समझ लो 20 अप्रैल को प्रोविजनल असेसमेंट हुआ होगा, आई रिपीट, ओके, 20 अप्रैल को प्रोविजनल असेसमेंट हुआ होगा, तो आप जो है 1 अप्रैल से इंटरेस्ट निकालोगे टिल द डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो ये एरिया में ख्याल रखना है, 15% पर एनम से डे बेसिस पे कैलकुलेट करना है। अगर यहाँ पे आपकी जो ड्यूटी है, फाइनल असेस ड्यूटी कम है, तो रिफंड मिलेगा, रिफंड का इंटरेस्ट भी मिलेगा गवर्नमेंट से 6% पर एनम से, लेकिन रिफंड पे जो इंटरेस्ट मिलेगा बेटा, वो सब्जेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट रहेगा। उसके बाद में अगर आपका गुड्स वेयर हाउस गुड्स है, तो वेयर हाउस गुड्स में आपको यहाँ पे, क्योंकि आपने वेयर हाउस किया और प्रोविजनल असेसमेंट करके वेयर हाउस करवाया है, तो आपको जो है बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है। ओके, और बॉन्ड इक्वल्स टू, यहाँ पे बॉन्ड इक्वल्स टू जो डिफरेंशियल अमाउंट आएगा, जो भी फाइनल असेस ड्यूटी और आपने जो प्रोविजनल बेसिस पे बॉन्ड एग्जीक्यूट किया था, तो जो डिफरेंशियल अमाउंट आएगा उसका बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली वो जो बॉन्ड एग्जीक्यूट होगा डिफरेंशियल अमाउंट का, वो थ्राइस होना चाहिए, पर हमारे मटेरियल में ट्वाइस दिया है। ओके, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ट्वाइस दिया है, और एक्ट में भी अभी भी ट्वाइस है, जो मिस्टेक है, और मैंने उसको थ्राइस ले लिया था क्योंकि ये मिस्टेक थी। पर मैं आपको कहूँगा कि इंस्टीट्यूट का मटेरियल फॉलो करें, इवन दो वेयरहाउसिंग बॉन्ड थ्राइस होता है, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल आप ट्वाइस ही लिखें। ओके, स्पेशली ये एरिया में आप ट्वाइस ही लिखें, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन रिफंड, इंटरेस्ट और रिफंड, तो ये तो हमने देखा, लायबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम फर्स्ट डे फ्रॉम द मंथ इन विच ड्यूटी प्रोविजनली असेस टिल द डेट पेमेंट ऑफ, और रिफंड आता है तो 6% पर एनम से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये हमने देखा यहाँ पे जहाँ तक है यस प्रोविजनल असेसमेंट। उसके बाद में सेक्शन 19 आर्टिकल इनसेट्स। ओके, आर्टिकल्स इनसेट मतलब बहुत सी बार जब आर्टिकल आते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा कि कैमरे के साथ उसका केबल भी आ रहा है, या सीटी स्कैन मशीन के साथ मॉनिटर भी आ रहा है, कीबोर्ड भी आ रहा है, या उसके रिलेटेड कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट भी आ रहा है, यानी उसके एसेसरी स्पेयर के साथ आ रहा है, उसको कहते हैं आर्टिकल इनसेट। जीएसटी में हम जो कहते हैं कंपोजिट सप्लाई, एक के साथ 2-3 सप्लाई या मिक्स सप्लाई, ठीक है, कि एक के साथ 2-3 सप्लाई, यहाँ कस्टम में आर्टिकल इनसेट कहते हैं। तो सेक्शन 19 क्या, ये स्पेशल असेसमेंट है, और यहां से ही तो हमने जीएसटी का कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का कंसेप्ट बनाया। ये क्या कहते हैं, अगर आप आर्टिकल सेट में लाते हो, यानी एक ही किट में 3-4 आर्टिकल लाते हो, अब वो आर्टिकल अगर सब्जेक्ट टू ड्यूटी यहाँ पे क्वांटिटी बेस है, मतलब यहाँ स्पेसिफिक ड्यूटी है, क्वांटिटी बेस मतलब स्पेसिफिक ड्यूटी है, तो फिर तो सवाल ही नहीं, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर हर आर्टिकल को स्पेसिफिक ड्यूटी लगती है, लीटर मीटर क्विंटल पे कि पर केजी पर ये वो पर यूनिट, तो फिर तो सवाल ही नहीं। आपने एक सेट में अगर 4 आर्टिकल लाए होगे, तो चारों को इंडिविजुअल रेट लगा दो, बात को खत्म करो। तो आर्टिकल लायबल टू ड्यूटी विथ रेफरेंस टू क्वांटिटी शैल बी चार्जेबल टू दैट ड्यूटी। ओके, तो वो ड्यूटी लग जाएगी। लेकिन क्या होता है, जब ये सेट आता है तो इसका एक कंबाइन वैल्यू होता है। ओके, पूरे सेट का, सीटी स्कैन मशीन के पूरे सेट का एक कंबाइन वैल्यू दे दिया। ओके, तो अब ये जो कंबाइन वैल्यू होता है, ओके, सीटी स्कैन मशीन का, यह वैल्यू बेस है। तो अब क्या करें, क्योंकि 3-4 गुड्स की सिंगल किट वैल्यू दी गई है, तो एक सिंगल किट वैल्यू दी गई है, तो ऐसे सिचुएशन में सेक्शन 19 कहता है कि अगर सभी आर्टिकल सेम रेट पे है, तो पूरी किट सेम रेट पे जाएगी,
और सभी आर्टिकल डिफरेंट रेट्स पे है, सुनिए ध्यान से, सभी आर्टिकल डिफरेंट रेट्स पे है, तो फिर हाईएस्ट रेट, क्यों ना कोई आर्टिकल नील भी होगा तो भी हाईएस्ट रेट। सिमिलर लाइक मिक्स सप्लाई, जैसे जीएसटी में हम मिक्स सप्लाई लेते हैं कि 3-4 आर्टिकल का एक ही किट बनाया तो फिर हाईएस्ट रेट ले लो, ऐसे ही यहाँ पे ओके अगर वैल्यू बेस्ड ड्यूटी है, वैल्यू बेस्ड ड्यूटी है और 3-4 आर्टिकल का एक ही है तो फिर यहाँ पे हाईएस्ट रेट ले लो, बात को खत्म करो। लेकिन यहाँ एक ऑप्शन दिया है, अगर कोई इंपोर्टर वो किट में के कोई आर्टिकल का वैल्यू अलग से लाके भी देता है आपको, उसके डॉक्यूमेंट भी देता है और उसके प्रूफ भी देता है अलग से लाके, तो वो सिचुएशन में उस आर्टिकल को अलग से असेसमेंट होगा, वो डिफरेंट रेट लगेगा, बाकी पूरे किट को हाईएस्ट रेट लगेगा। इसके बाद में वो ये भी कहते हैं असेसमेंट ऑफ एसेसरी सप्लाइड विथ मेन इक्विपमेंट। हाँ, यहाँ लाइक अ कंपोजिट सप्लाई, ओके यानी इन्होंने वही कंसेप्ट लिया, मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई। अगर कोई एसेसरीज या स्पेयर्स उसके मेन आर्टिकल के साथ आ रहे हैं और वो एसेसरीज कंडीशन रूल फुलफिल कर रहे हैं। अब ये एसेसरीज कंडीशन रूल फुलफिल कर रहे हैं मतलब वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड में वो यहाँ पे कंपल्सरीली सप्लाई होते हैं, कंपल्सरीली सप्लाई होते हैं और उसकी प्राइस अलग से नहीं लगाई जा रही है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, कंपल्सरी सप्लाई होता है और उसकी प्राइस अलग से नहीं लगाई जा रही है। तो ऐसे केस में मेन गुड्स के साथ जो आर्टिकल आए, स्पेयर्स आए, एसेसरीज आई और वो कंपलसरी सप्लाई हो रही है और उसकी प्राइस जो है कि सेपरेट नहीं बताई जा रही है, तो फिर पूरा किट मेन गुड्स के रेट में क्लासीफाई हो जाएगा। अगर मेन गुड्स जो है यहाँ पे सुनो, मेन गुड्स जो है अगर हाईएस्ट रेट पे होगा तो वो एग्जम्प्ट होगा तो एग्जम्प्ट, ठीक है, तो पूरा गुड्स उसमें क्लासीफाई हो जाएगा। यानी ये वाला कंसेप्ट जो था हाईएस्ट रेट वाला, ये मिक्स सप्लाई वाला था। अगर एसेसरीज कंडीशन रूल फुलफिल करते हैं तो ये आपका कंपोजिट सप्लाई जैसा है, पर कस्टम में आपने ये मिक्स और कंपोजिट मत लिखना। कस्टम में जो है ओके अलग अलग रेट है, सिंगल किट है तो हाईएस्ट, और अगर एसेसरीज कंडीशन रूल्स की ये दो कंडीशंस फुलफिल करता है तो फिर तो यहाँ पे बेटा जो है यस मेन आर्टिकल का रेट लग जाएगा। चलिए उसके बाद में प्रोजेक्ट इंपोर्ट पे आते हैं, इस पर भी कभी कभी शॉर्ट नोट आती है। प्रोजेक्ट इंपोर्ट ये कंसेप्ट क्या है कि कभी कभी इंडिया में जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं या एक्सपांशन किया जाता है तो उसके लिए इंडस्ट्री बाहर से बहुत सारे गुड्स लाती है, कोई एक दो गुड्स नहीं, बहुत सारे गुड्स लाते हैं, वो प्रोजेक्ट के लिए आ रहा है गुड्स। तो ऐसे सिचुएशन में हर गुड्स को सेपरेटली क्लासिफाई करना, सेपरेट वैल्यू बताना, सेपरेट असेसमेंट करना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, एक तरह की अनड्यू हार्डशिप हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने इंडिया के प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए जो कुछ नोटिफाइड प्रोजेक्ट है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट, माइन एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट, इरिगेशन प्रोजेक्ट, माइनिंग प्रोजेक्ट, तो या अदर नोटिफाइड प्रोजेक्ट, तो इन प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने एक हेडी बना के रखा है 9801 और ये प्रोजेक्ट के नाम दिए और उसके सामने रेट दे दिए 10%। भाई अगर कोई भी इंडस्ट्री इन प्रोजेक्ट के लिए गुड्स लाती है तो अब वो गुड्स इंडिविजुअल क्लासीफाई नहीं होंगे, वो गुड्स जो है एक ही सिंगल रेट में क्लासीफाई होंगे 10%, और 10% में ही पूरा असेसमेंट किया जाएगा। क्यों ना कोई इंडिविजुअल मशीन को, कंपोनेंट्स को 20% का जीएसटी होगा, 30% का जीएसटी सॉरी कस्टम ड्यूटी होगा, 30% का होगा, वो इंडिविजुअल नहीं देखा जाएगा। सुनिए ध्यान से, वो इंडिविजुअल नहीं देखा जाएगा, सभी गुड्स एक सिंगल रेट में क्लासीफाई होंगे अंडर दैट प्रोजेक्ट, ओके, और वो है यहाँ पे जो 9801 में दिया गया है। ओके, चैप्टर नंबर 98 हेडिंग नंबर 01 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। ठीक है, इसका फायदा यह है कि बहुत स्पीडी क्लियरेंस हो जाता है, फास्ट क्लियरेंस हो जाता है, सभी गुड्स सिंगल रेट में आ जाते हैं, हर गुड्स का अलग अलग असेसमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, और जो भी प्रोजेक्ट के लिए टोटल वैल्यू बता दो, मल्टीप्लाई बाय दैट रेट असेसमेंट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए अगर आप रूल्स देखोगे तो एप्लीकेशन देना पड़ता है, पहले आपको लिस्ट ऑफ गुड्स देनी पड़ती है कि कौन कौन से गुड्स आप ला रहे हो, तो वो सब लिस्ट देने के बाद ही जहाँ तक है ओके आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये तो था प्रोजेक्ट इंपोर्ट। डेफिनेशन वगैरह तो आप पढ़ सकते हो, डेफिनेशन में नहीं पढ़ा होगा। इसमें प्रोहिबिटेड गुड्स का कभी कभी डेफिनेशन, पर्सन इन चार्ज का डेफिनेशन जो है आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। अब देखो हमारा चार्ट में ये हो गया, प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो गया। अब आते थोड़ा राइट साइड में, ओके स्टोर्स वगैरह ये डिस्कस करते हैं। ठीक है,
अब आते हैं बेटा स्टोर्स पे। जैसे आपको पता है गुड्स इंक्लूड स्टोर्स, ध्यान से देखिएगा, गुड्स इंक्लूड स्टोर्स। स्टोर्स यानी क्या? स्टोर्स की डेफिनेशन आपको याद होगी तो गुड्स फॉर यूज इन वेसल और एयरक्राफ्ट एंड इंक्लूड्स फ्यूल्स, स्पेयर पार्ट्स और अदर आर्टिकल ऑफ इक्विपमेंट वेदर और नॉट फॉर इमीडिएट फिटिंग्स। ओके, वेदर और नॉट फॉर इमीडिएट फिटिंग्स। इसमें ये डेफिनेशन अभी अच्छे से पढ़ के जाना, फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट, ये डेफिनेशन का अपना एक इंपॉर्टेंस है, मैं नीचे बताऊंगा। फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट क्या है? देखो पहली बात तो स्टोर्स की इसमें व्हीकल कभी नहीं आएगा, क्योंकि व्हीकल में जो स्टोर्स यूज होते हैं उसका ये बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, जो नीचे स्टोर्स को स्पेशल बेनिफिट्स दिया वो व्हीकल के केस में नहीं मिलते हैं, वो सिर्फ वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन दी है फॉरेन गोइंग वेसल और फॉरेन गोइंग एयरक्राफ्ट। ठीक है, अब फॉरेन गोइंग यहाँ पे वेसल और एयरक्राफ्ट मतलब क्या? एनी वेसल और एयरक्राफ्ट for time being engaged in the carriage of goods or passenger from any port or airport of India to port or airport outside India. Okay, यहाँ पे main important points, vessel or aircraft time being engaged in carriage of goods or passenger. Second point, from India to port outside India. Whether touching, third point, whether touching any intermediate port or airport in India or not. हाँ, वो जो है मुंबई से निकला, ओके, गड्डी लेके, तो मुंबई से अगर वो वेसल और एयरक्राफ्ट लेके निकलता है, जा रहा है जापान, तो ये फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट माना जाएगा। क्यों ना वो इन बिटवीन विशाखापट्टनम रुक रहा है, कोलकाता रुक रहा है, इंटरमीडिएट पोर्ट पे रुक भी रहा होगा, लेकिन उसका अगर लास्ट डेस्टिनेशन जिसमें वो गुड्स और पैसेंजर लेके जा रहा है वो इंडिया के बाहर है, तो उसे फॉरेन गोइंग वेसल या एयरक्राफ्ट कहा जाएगा। और स्पेशल इंक्लूजन, पहला स्पेशल इंक्लूजन, एनी नेवल वेसल ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट टेकिंग पार्ट इन नेवल एक्सरसाइज। बहुत सी बार फॉरेन गवर्नमेंट के नेवी के वेसल, नेवल वेसल्स इंडिया में आते हैं जो इंडियन नेवी के साथ मिलकर नेवल एक्सरसाइज करते हैं, तो अपने साथ बहुत सारे स्टोर्स लाते हैं। तो अब वो तो पैसेंजर नहीं लेके जा रहे, वो तो गुड्स नहीं लेके जा रहे, पर बहुत सारे स्टोर्स अपने साथ ला रहे, तो उनको भी गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया। पहले तो उनके वेसल और एयरक्राफ्ट को यहाँ पे फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट का स्टेटस दे दिया, क्योंकि ये स्टेटस मिलते ही नीचे के बेनिफिट्स मिल जाते हैं जो मैं नीचे आपको पढ़ाऊंगा। तो फॉरेन गवर्नमेंट के नेवल वेसल्स इंडिया में आते हैं। उसके बाद में एनी वेसल एंगेज इन फिशिंग और एनी अदर ऑपरेशन आउटसाइड द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। इंडियन टेरिटोरियल वाटर के बाहर कोई वेसल फिशिंग में एंगेज है, जरूरी नहीं कि वो इंडिया से गया हो सकता है वो श्रीलंका से बाहर, श्रीलंका से गया है, वो कहीं का भी वेसल हो, बस टेरिटोरियल वाटर के बाहर है ना और फिशिंग में है ना, तो वो फॉरेन गोइंग वेसल माना जाएगा। या यहाँ पे कोई अदर ऑपरेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल्स टेरिटोरियल वाटर के बाहर है, उसे भी फॉरेन गोइंग वेसल माना जाएगा। और तीसरा, एनी वेसल और एयरक्राफ्ट प्रोसीडिंग टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया फॉर एनी पर्पस व्हाटसोएवर। इंडिया से कोई भी वेसल और एयरक्राफ्ट बाहर जा रहा है कोई भी पर्पस के लिए, फिर यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर का वेसल हो या हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट का वेसल हो या अदानी जी का हो, वॉट एवर इट में भी, जहाँ तक देखा जाए उसे भी फॉरेन गोइंग वेसल बोला जाएगा। ठीक है सर, स्टोर समझ गया, फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट समझ गया, फायदा क्या? अब देखो इसमें कुछ प्रोविजंस में लूंगा। पहली प्रोविजन सेक्शन 85। 85 क्या कहता है? 85 ये कहता है कि अगर कोई भी गुड्स इंडिया में आता है और आप उसे शिप स्टोर्स करके डिक्लेयर करते हो कि भाई ये स्टोर है, अगर यहाँ पे एयरलाइन कंपनी, यहाँ शिपिंग कंपनी या कोई भी पर्सन, इंपोर्टर उसे स्टोर डिक्लेयर करता है, तो उसका वो वेयर हाउसिंग कर सकता है विदाउट कैरिंग द प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग, जिसको हम कहते हैं वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। दिस इज द थर्ड इंस्टेंस ऑफ वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। पहला, इनकम्प्लीट बिल ऑफ एंट्री। दूसरा, आप 30 डेज में क्लियर नहीं कर सकते। तीसरा, स्टोर्स को डिफॉल्ट वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग है, सिर्फ आप डिक्लेयर कर दो कि ये स्टोर्स है, तो इट कैन बी डिपॉजिटेड इन वेयर हाउस विदाउट कैरिंग द प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग। उसके बाद में नेक्स्ट, ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ स्टोर्स। ध्यान सुनिएगा, ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ स्टोर्स। अब ये ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट मतलब क्या? स्टोर्स का ट्रांजिट, सेम कन्वेंस में स्टोर्स, सेम एयरक्राफ्ट में स्टोर्स आगे बढ़ सकता है विदाउट ड्यूटी, या वो ट्रांसशिप हो सकता है फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर कन्वेंस और एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट टू कन्वेंस विदाउट ड्यूटी। यानी ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट ऑफ द स्टोर्स विदाउट ड्यूटी अलाउड है अगर वो फॉरेन गोइंग वेसल पे जा रहा होगा, अगर वो फॉरेन गोइंग वेसल पे जा रहा होगा। थर्ड, नाउ इंपोर्टेड स्टोर्स में बी कंज्यूम ऑन अ बोर्ड ऑफ फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या, अगर कोई वेसल और एयरक्राफ्ट ने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर दिया और बाहर से कोई स्टोर लेके आया, इंपोर्टेड स्टोर है, बाहर से इंडिया में आया हुआ है, अगर वो जब तक इंडिया में है और उस शिप पे कंज्यूम हो रहा है उस शिप पे टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करने के बाद भी, तो अगर वो शिप फॉरेन गोइंग वेसल है, यानी वो इंडिया के बाहर जाने वाली शिप है, या एयरक्राफ्ट फॉरेन गोइंग एयरक्राफ्ट है,
तो जब तक वो इंडिया में है तब तक पूरा कंजम्पशन अलाउड है विदाउट ड्यूटी। जब तक वो इंडिया में है तब तक पूरा कंजम्पशन है अलाउड है विदाउट ड्यूटी। पर स्टेटस क्या होना चाहिए? फॉरेन गोइंग वेसल और फॉरेन गोइंग एयरक्राफ्ट, ये उसका स्टेटस होना चाहिए। उसके बाद में सेक्शन 88 कहता है कि कोई गुड्स आपका वेयर हाउस में है, और वेयर हाउस गुड्स, ध्यान सुनिएगा, वेयर हाउस में कोई गुड्स पड़ा हुआ है। समझ लो मैं एक इंपोर्टर हूं और मैंने कोई वाइन्स की बॉटल बुलाई, 5,000 वाइन्स की बॉटल मैंने वेयर हाउस की है। एक शिपिंग कंपनी का ऑर्डर मेरे पास आया ओके कि भाई एज अ स्टोर सप्लाई करो कुछ 300 बॉटल्स। तो मैंने वेयर हाउस से, अब मैंने क्लियर नहीं किया, वेयर हाउस से डायरेक्ट वो स्टोर सप्लाई कर दिया। तो लॉ ये कहता है कोई भी वेयर हाउस गुड्स अगर आपने एज अ शिप स्टोर सप्लाई किया टू फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट, यानी वेयर हाउस में पड़ा था कस्टम वेयर हाउस में, वहां से ही डायरेक्ट फॉरेन गोइंग और वेसल एयरक्राफ्ट में एज अ शिप स्टोर सप्लाई कर दिया, तो वो केस में उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी देने की कोई जरूरत नहीं है अगर वो फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट को सप्लाई होता है। दूसरा, अगर आपने कोई गुड्स क्लियर कर लिया होगा जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे कर दी, समझ लो 5,000 वाइन्स जो है मैंने क्लियर कर ली, मेरे शॉप में भी आ गई, मेरे वेयर हाउस में भी आ गई, फिर मुझे ऑर्डर आता है एयरलाइन कंपनी का और शिप स्टोर्स का, पर मैं तो ऑलरेडी कस्टम ड्यूटी पे कर चुका हूं। अगर मैं ऑलरेडी कस्टम ड्यूटी पे कर चुका हूं और बाद में मुझे ऑर्डर आती है, तो ये सिचुएशन में मुझे ड्रॉबैक अवेलेबल है। ड्रॉबैक यहां पे जहां तक देखा जाए, फ्यूल और लुब्रिकेंट ऑयल एयरक्राफ्ट का होगा, यहां पे एयरक्राफ्ट का होगा, फ्यूल और लुब्रिकेंट ऑयल एयरक्राफ्ट का होगा तो 100% ड्रॉबैक। एयरक्राफ्ट में अदर स्टोर हो गए तो 98%, और वेसल होगा तो वेसल में कुछ भी हो, फ्यूल और लुब्रिकेंट ऑयल हो, 98% का ही ड्रॉबैक आपको मिलेगा। नाउ नेक्स्ट सेक्शन 88, स्टोर्स टू बी फ्री ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो इंपोर्टेड स्टोर की बात कर रहे थे कि भाई इंपोर्टेड स्टोर ट्रांजिट हो सकते हैं, ट्रांसशिप हो सकते हैं, वेयर हाउस हो सकते हैं, कंज्यूम हो सकते हैं, या इंपोर्टेड स्टोर पे ड्यूटी दे दिया तो ड्रॉबैक भी मिल सकता है। अब हम बात कर रहे हैं इंडियन डोमेस्टिक स्टोर जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ, समझ लो हल्दीराम, अमूल वगैरह जो है, इनके फूड स्टफ जो एज अ स्टोर जा रहे हैं, एज अ स्टोर जा रहे हैं। तो लॉ ये कहता है कि अगर इंडियन मैन्युफैक्चर गुड्स एज अ स्टोर जा रहे होंगे तो उसके ऊपर अगर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी तो वो नहीं लगेगी। नहीं होगी तो अच्छी बात है, पर अगर कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी तो वो एक्सपोर्ट ड्यूटी उसके ऊपर नहीं लगेगी अगर इंडियन मैन्युफैक्चर गुड्स एज अ स्टोर सप्लाई हो रहे हैं। लेकिन ओके, कितने गुड्स सप्लाई हो गए उसकी क्वांटिटी ये ऑफिसर डिसाइड करेगा, उस शिप के लेंथ ऑफ वॉयज को देख के, पैसेंजर को देख के और जर्नी को देख के कितना क्वांटिटी एज अ स्टोर सप्लाई होना चाहिए फ्री ऑफ ड्यूटी, ये ऑफिसर डिसाइड करेगा। और लास्ट सेक्शन 90, सेक्शन 90 ये कहता है कि इंपोर्टेड स्टोर जो है इंडियन नेवल वेसल्स को यहाँ पे विदाउट ड्यूटी सप्लाई हो गए या फिर ड्यूटी पे कर दी होगी तो उसका ड्रॉबैक आपको मिल जाएगा। यानी विदाउट ड्यूटी वो कंज्यूम हो सकते हैं, विदाउट ड्यूटी वो सप्लाई हो जाएंगे, और अगर आपने ड्यूटी जो पे कर दी होगी तो उसका 100% ड्रॉबैक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हमने देखा था रिगार्डिंग टू स्टोर्स बेटा। यस, अरे भाई रिवाइज हो रहा है ना, अच्छे से मजा आ रहा है ना? हाँ, आपके सब में क्वेश्चंस भाई ये चाहिए वो चाहिए वो बाद में देखेंगे, पर पहले तो ये बताओ सबको मजा आ रहा है, अच्छे से रिवाइज हो रहा है आपका? हाउस द जोश है ना अभी भी? अच्छा, यस बोलिए। चलो, राज बेटा मैं ट्राई करूंगा, मेरा बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, मैं उसमें आपको ये रिवीजन करके दूंगा, लेकिन मैं उसके लिए भी ट्राई करूंगा, ठीक है? चलो, अब आ जाओ बेटा आप बैगेज पे। हाँ, अब बैगेज पे आ जाओ, ठीक है? बैगेज की डेफिनेशन क्या कहती है? बैगेज इंक्लूड्स अनअकम्पनीड बैगेज बट डज नॉट इंक्लूड्स मोटर व्हीकल। ख्याल रहे, ये डेफिनेशन दी गई है, व्हाट इंक्लूड्स व्हाट डज नॉट इंक्लूड्स। अनअकम्पनीड बैगेज मतलब जब आप इंडिया में पहले आ जाते हो,
और उसके बाद में जहाँ तक है, सुनो, इंडिया में पहले आ जाता है, बैगेज आपकी बाद में आती है। तो जहाँ तक देखा जाए तो उसे हम कहते हैं अनअकम्पनीड बैगेज, पर मोटर व्हीकल बैगेज में नहीं आती है। जनरल मीनिंग ऑफ बैगेज क्या है? जनरल मीनिंग ऑफ बैगेज ये है कि बिलोंगिंग्स विथ विच वन ट्रेवल्स, यानी आप अपने साथ जो कुछ भी लेके जाते हो वो बैगेज कहलाया जाता है। और आपको एक बात बता दूं, सभी बैगेज सिंगल रेट में क्लासिफाइबल है, और वो सिंगल रेट है 35%। ध्यान सुनिएगा, वो सिंगल रेट क्या है बेटा? 35%। 35% में यहाँ सभी बैगेज क्लासिफाइबल है। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन 77, डिक्लेरेशन बाय ओनर ऑफ द बैगेज। बैगेज में बिल ऑफ एंट्री नहीं होती है, ध्यान से सुनिए, बैगेज में बिल ऑफ एंट्री नहीं होती है। तो बैगेज में बिल ऑफ एंट्री नहीं होती है, तो जो जब आप इंडिया में लैंड करते हो तो आप जो डिक्लेरेशन देते हो वो डिक्लेरेशन जो है यहाँ पे बैगेज माना जाता है, सॉरी, आपकी एंट्री मानी जाती है। तो आपका डिक्लेरेशन ही आपकी एंट्री मानी जाती है। और जिस दिन आप डिक्लेरेशन फाइल करोगे उस दिन का ड्यूटी रेट लगता है। अगर आपके ऊपर बैगेज पे ड्यूटी आती है, बैगेज में भी ड्यूटी बदलते रहती है, तो अगर ड्यूटी बदल गया तो जिस दिन आपने डिक्लेरेशन फाइल किया उस दिन का रेट आपका लिया जाएगा। सेक्शन 79 कुछ बोनाफाइड बैगेज को फ्री ऑफ ड्यूटी अलाउ करता है, यानी उसके ऊपर ड्यूटी कलेक्ट नहीं होगी, कुछ गुड्स को अलाउ करता है। पर ये जो है बोनाफाइड बैगेज है या नहीं है, ये प्रॉपर ऑफिसर डिसाइड करता है सब्जेक्ट टू सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। लेकिन उसकी क्या गाइडलाइन है? उसकी गाइडलाइन ए और बी रीड विथ बैगेज रूल्स, बैगेज रूल्स के साथ उसकी गाइडलाइन हम पढ़ेंगे। जहां तक देखा जाए तो बैगेज, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, बोनाफाइड बैगेज में क्या, तो अगर वो आपके डेली यूज का है, इट हैज बीन इन इज यूज, मतलब वो आपके डेली यूज का गुड्स है और ऑफिसर सेटिस्फाइड है, जैसे वेयरिंग एपरल्स है, स्पेक्ट है, ओके, नॉर्मल रिस्ट वॉच, गोल्ड वगैरह की नहीं, नॉर्मल रिस्ट वॉच, शूज है, सॉक्स है, ओके, ऐसे कोई गुड्स जो आपके बैग्स में है और आपके डेली यूज के गुड्स है, तो वो टोटली फ्री ऑफ ड्यूटी है। उसे हम कहते हैं पर्सनल इफेक्ट, कम ऑन, उसे हम कहते हैं पर्सनल इफेक्ट, टोटली फ्री ऑफ ड्यूटी है, ओके, डेली यूज के गुड्स। फिर अब जैसे मैं जब बाहर जाता हूँ तो जो भी शॉपिंग वगैरह करता हो तो वेयरिंग अप्रैल सबके पैक मैंने ओपन कर देता हूँ, यानी वो लगना चाहिए डेली यूज के। फिर वो 10 शर्ट हो, 15 शर्ट हो, ब्लेजर हो, ओके, तो यहाँ पे जो भी हो तो वो डेली यूज के गुड्स लगना चाहिए। डेली यूज के गुड्स अगर हो गए तो वो टोटली फ्री ऑफ ड्यूटी है, डन। लेकिन जहां तक है सेकंड, अगर वो पैक है या गिफ्ट है, फैमिली के लिए सोवेनियर्स है, तो फिर यहाँ पे उनकी लिमिट लग जाएगी, यानी कुछ लिमिट, वैल्यू लिमिट तक ही आप ला सकते हो, ओके, यहाँ पे सभी गुड्स का एग्रीगेट करके पर पैसेंजर। पर लिमिट कितनी लगेगी, कितने वैल्यू तक हम ला सकते हो? तो एक बार फिर से, पर्सनल इफेक्ट टोटली फ्री अलाउड है, लेकिन अदर गुड्स जो है उसके लिए वैल्यू लिमिट लग जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू लिमिट जो है, उसके लिए वैल्यू लिमिट जो है यहाँ पे कितनी लगेगी? तो देखिए यहाँ पे बैगेज से रिलेटेड चार्ट के बॉटम में दिया है और मैंने बैगेज रूल्स भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे यस, उसकी लिमिट जो है, रूल 3, पैसेंजर अराइविंग फ्रॉम कंट्री अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार, ठीक है। तो अगर अब ये देखो, ये याद करके जाना, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम्स जो भी दिए गए अच्छे से सॉल्व करके जाना, ठीक है। तो पैसेंजर अराइविंग फ्रॉम अ कंट्रीज अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार, तो ऐसे केस में इंडियन रेसिडेंट होगा या फॉरेन रिसाइडिंग इन इंडिया होगा, लर्न करके जाना पड़ेगा, या टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन होगा, टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन होगा। तो पर्सनल इफेक्ट तो फ्री है इन 3 लोगों को, इंडियन रेसिडेंट, फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया है, या टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो टूरिस्ट है इंडिया के लिए पर ओरिजिन इंडिया का है, तो पर्सनल इफेक्ट फ्री है। और अदर आर्टिकल के लिए, अदर देन मेंशन इन एनेक्सर 1, तो यहाँ पे अदर आर्टिकल के लिए 15,000, सॉरी, अदर आर्टिकल के लिए 50,000 तक अलाउड है, पर वो नीचे दिए गए एनेक्सर 1 में नहीं आने चाहिए। अगर वो नीचे दिए गए एनेक्सर 1 में आते हैं तो पूरा 100% यहाँ पे ओके ड्यूटी लगेगा, 100%, हाँ, वो केस में 100% ड्यूटी है, बैगेज प्लस SWS यानी 110%। नॉर्मली आपको ओके अदर गुड्स के लिए 50,000 के ऊपर जो है, यहाँ जहाँ तक है 35% प्लस SWS, मतलब क्या, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप ABCD गुड्स ला रहे हो, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू एग्जॉस्ट हो जाती है, समझ लो, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, अब ए वाला गुड्स और बी वाला गुड्स, ये 30,000 का है, अदर आर्टिकल, पर्सनल इफेक्ट नहीं, ये 20,000 का है, सॉरी, ये भी 30,000 का है, और यहाँ पे सी और डी जो है ये एनेक्सर 1 वाले आइटम्स है,
ओके, एनेक्शर 1 वाले आइटम्स है, तो ये जो 30,000 ये 60,000 हुई। ओके, ये 60,000 में से 50,000 का आपको डिडक्शन मिल जाता है अदर आर्टिकल में, और ये 10,000 जो है, ये 10,000 पे 35% जो है प्लस SWS 10%। ओके, यानी 38.5%। अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ तो 38.5% जो है यहाँ पे आपको ड्यूटी लगती है। अब सेकंड, एनेक्शर 1 वाले आइटम हो गए, तो एनेक्शर 1 वाले कुछ आइटम्स जो है यहाँ पे 100% ड्यूटी में आते हैं और उनको यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलता है। बेनिफिट मतलब आपके बेसिक 50,000 की लिमिट में बेनिफिट नहीं मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी बेसिक 50,000 की लिमिट 30,000 की हुई है, 30,000 का यूज हुआ है, ठीक है, अभी भी इसमें 20,000 बाकी है, लेकिन आपने एनेक्शर 1 वाले आइटम लाए होगे तो ये एनेक्शर 1 वाले इसके साथ मर्ज नहीं होंगे, यानी आपको अब बेसिक लिमिट 50,000 30,000 की है तो 30,000 का बेनिफिट मिलेगा, और जो भी एनेक्शर 1 वाले आइटम आए हैं ओके वो सेपरेटली यहाँ पे टैक्सेबल किए जाएंगे, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे देखिए बेटा, एनेक्शर 1 जो है जिसके ऊपर सेपरेट ड्यूटी आएगी तो वो कितना, तो फायर आर्म्स वो सेपरेट ड्यूटी आएगी 100%, कैटरेज ऑफ फायर आर्म्स एक्सीडिंग 50%, कैटरेज ऑफ फायर आर्म्स एक्सीडिंग 50%, यानी ओके कैटरेज जो होगी तो 50 तक, 50 कैटरेज तक वो हमारे 50,000 की लिमिट में ले सकता है, अरे वॉट एवर द वैल्यू ऑफ 50 कैटरेज वो 50,000 की लिमिट में ले सकता है फ्री लिमिट में, पर उसके ऊपर होगी तो वो हमारी फ्री लिमिट में नहीं ले सकता। उसके बाद में सिगरेट एक्सीडिंग 100, सिगार एक्सीडिंग 25, टोबैको एक्सीडिंग 125 ग्राम्स, ये लर्न करना पड़ेगा और इससे रिलेटेड थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना प्रॉब्लम की। तो ऐसे केस में सिगरेट एक्सीडिंग 100 होगा, सिगार्स एक्सीडिंग 25 होगा और टोबैको एक्सीडिंग 125 ग्राम होगा, यानी सिगरेट 100 तक मैं फ्री में ले सकता हूँ, सिगार्स 25 तक मैं फ्री में ले सकता हूँ, या टोबैको एक्सीडिंग 125 तो मैं ये फ्री में ले सकता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा होगा तो ऐसे केस में वो सेपरेटली उसके ऊपर ड्यूटी आएगी। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट, लिकर और वाइन्स इन एक्सेस ऑफ 2 लीटर्स, 2 लीटर तक मैं फ्री सप्लाई में ले सकता हूं अगर मैं लिमिट में हूं तो, ओके, अदरवाइज इसके ऊपर सेपरेट ड्यूटी आएगी। गोल्ड सिल्वर और एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स, ओके, फ्लैट पैनल, एलसीडी और एलईडी प्लाज्मा टेलीविजन, ठीक है, ये भी आप इसमें ले सकते हो। जस्ट मिनट बेटा, ठीक है। तो अब देखो, गोल्ड सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स, अदर देन ऑर्नामेंट्स गोल्ड सिल्वर आपने बिस्किट्स लाए या कॉइन लाए वगैरह वॉट एवर इट में भी, तो ये पूरा टैक्सेबल रहेगा। और फ्लैट पैनल वगैरह जो है, तो फ्लैट पैनल एलईडी प्लाज्मा टेलीविजन वगैरह, तो ये पूरा टैक्सेबल रहेगा। यहाँ तक आपने देखा। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ओके, इसमें से कुछ गुड्स जैसे यहाँ पे फायर आर्म्स हुआ तो 100% प्लस SWS, यानी फायर आर्म हुआ, आपने आपके चार्ट में राउंड कर लेना, फायर आर्म है। उसके बाद में कैटरिज एक्सीडिंग 50 है, एक्सीडिंग 50 ये वाला है। उसके बाद में सिगरेट, सिगार और टोबैको, ओके, सिगरेट, सिगार, टोबैको ये वाला, ये जो एटम्स हैं ये जो रेड कलर से किए ये 110% में आएंगे, 110% की ड्यूटी में आते हैं। इससे रिलेटेड एक नोटिफिकेशन है जो अभी रिवाइज भी हुआ है, तो ये आइटम 110% में आएंगे। और ये नीचे वाले आइटम्स चार्ज तो सेपरेट हो गए, हमारे फ्री लिमिट में नहीं आएंगे, पर ये जो है ये 35% में आ जाएंगे। ये याद रखना, ये 35% प्लस SWS, ठीक है यहाँ पे। ओके, मैं ये करेक्ट करके आपको बता रहा हूँ, आपके नोट्स में कुछ अलग होगा तो एक बार फिर से देख लो। ये वाले आइटम्स ही 100%, 110% में आएंगे, और ये भी सेपरेटली चार्जेबल होंगे जो 35% प्लस SWS में आएंगे। इनको फ्री लिमिट्स नहीं मिलेगी। फायर आर्म्स 50 के ऊपर नहीं मिलेगी, 125 125 ग्राम्स के ऊपर नहीं मिलेगी, लीकर होगा तो 2 लीटर्स के ऊपर नहीं मिलेगी, गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट छोड़ के अदर फॉर्म में होगी तो नहीं मिलेगी, LCD टीवी वगैरह होगी तो यहाँ पे फ्री लिमिट नहीं मिलेगी, ये टैक्सेबल रहेगा, ठीक है बेटा। ये देखा हमने। उसके बाद में यहाँ पे टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन होता है तो पर्सनल इफेक्ट फ्री है, और एनेक्शर 1 वाले आइटम छोड़ के बाकी जो है यहाँ 15,000 का फ्री बेनिफिट है। इन्फेंट होगा, इन्फेंट मत का मतलब जिसकी एज 2 साल है उससे कम है, तो
पर्सनल इफेक्ट फ्री है, और अदर उसको कोई भी बेनिफिट नहीं है। ठीक है, अगर आपका पैसेंजर नेपाल, भूटान और म्यांमार से आता है, इंडियन रेसिडेंट, फॉरेन रिसाइडिंग इन इंडिया, टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन होगा, पर्सनल इफेक्ट फ्री है। बाकी अदर गुड्स अदर देन एनेक्शर 1, तो लैंड रूट होगा तो कोई बेनिफिट नहीं है, अदर रूट होगा तो 15,000 तक है। ओके, टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन होगा, पर्सनल इफेक्ट फ्री है, लैंड रूट से आता है तो कोई बेनिफिट नहीं है, अदर रूट से तो 15,000 तक है। इन्फैंट को जहाँ तक पर्सनल इफेक्ट होगा तो फ्री है, और इसके लिए नो कोई बेनिफिट उसको नहीं है। ये हमने देखा। एग्जाम में ज्वेलरी वाला जो है ये अच्छे से पढ़ के जाना। ओके, अब एक बात और बता दूं, ड्यूटी पेएबल। ओके, एनेक्शर 1 वाले जो आइटम्स है उसके ऊपर 110% है। अब एनेक्शर 1 वाले आइटम जो मैंने रेड करके दिए थे आपको, उस पे अभी 110 है, बाकी 35 पे आ गया है। ओके, यहाँ पे वो सर्कुलर रिवाइज हो गया, तो ऐसे केस में अभी इतने ही आइटम पे 110% है। जो मैंने क्या, फायर आर्म्स, कैट्रिज 50 के ऊपर, और सिगरेट, सिगार्स और टोबैको ये लिमिट के ऊपर, ये 110% पे जाएगा, जो आपके फ्री लिमिट में नहीं आएगा। नीचे वाला भी आपके फ्री लिमिट में नहीं आएगा, लेकिन ये 35 प्लस SWS पे ही है, तो वो रेड वाले वो ध्यान में रखना। सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% लगता है। ACD 3(1) नहीं लगता है, ACD 3(5) नहीं लगता है, और कोई भी स्पेशल एडिशनल ड्यूटी से 3A की नहीं लगती है। ठीक है, ज्वेलरी होगा तो ज्वेलरी ख्याल रहे। जेंटलमैन पैसेंजर होगा तो वो 20 ग्राम तक, पर कैपिंग 50,000 तक ज्वेलरी ला सकता है, और अगर लेडी पैसेंजर होगी तो 40 ग्राम, मैक्सिमम 1 लाख तक वो ज्वेलरी ला सकता है। आपके लिए होमवर्क बस इतना ही है कि आप प्रॉब्लम्स जो है, ये प्रॉब्लम्स अच्छे से इसके सॉल्व करके जाना। ओके, यहाँ पे यस बेटा, प्रॉब्लम बैगेज पे आता है, कभी कभी एक आधा प्रॉब्लम बैगेज पे आता है, उसका प्रेजेंटेशन वगैरह सॉल्व करके जाना। ठीक है, अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट आप पोस्ट आर्टिकल्स पे। ओके, तो पोस्ट आर्टिकल्स पे इंपोर्ट गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स, सिंपल वे में। पोस्ट आर्टिकल के केस में बेटा आपका रिलेवेंट डेट कब का लिया जाएगा, फटाफट बता देता हूँ। रिलेवेंट डेट कब का लिया जाएगा, क्योंकि पोस्ट आर्टिकल में सेक्शन 15 नहीं लगता है, और पोस्ट आर्टिकल में एंट्री भी नहीं होती है, तो यहाँ पे रिलेवेंट डेट कब लिया जाएगा, इंपोर्टेड गुड्स। अब देखो क्या होता है, पोस्ट आर्टिकल में जो आपके कुरियर एजेंसी है या पोस्टल अथॉरिटी है, वो कुरियर एजेंसी और पोस्टल अथॉरिटी एक लिस्ट प्रेजेंट करती है फॉर असेसमेंट, और जो वो लिस्ट प्रेजेंट करती है बेटा फॉर असेसमेंट, ओके, वो लिस्ट, डेट ऑफ लिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग ड्यूटी रेट। ठीक है, ड्यूटी रेट। तो अब देखो, इफ गुड्स इंपोर्टेड बाय वेसल, वेसल से आया होगा, तो वेसल से अगर आया होगा, लिस्ट आपके पोस्टल अथॉरिटी ने या कुरियर एजेंसी ने लिस्ट जो है यहाँ पे आफ्टर द डेट ऑफ अराइवल दिया है, यानी वेसल आने के बाद लिस्ट दिया है, तो वो केस में डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ लिस्ट, ओके, फॉर असेसमेंट, तो रिलेवेंट डेट होगी फॉर टेरिफ वैल्यू, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ लिस्ट। ठीक है, और अगर प्रायर दे दिया है बिफोर द डेट ऑफ अराइवल, तो फिर यहाँ पे डेट ऑफ अराइवल ऑफ वेसल, ओके, ये लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दो पार्ट है, लिस्ट कब दी है, बाद में दी होगी तो दैट डेट, पहले दे दी तो डेट ऑफ अराइवल लिया जाएगा। और एयरक्राफ्ट और व्हीकल के केस में बेटा इसमें दो पार्ट नहीं है, जब भी कुरियर आपके एयरक्राफ्ट से आते हैं, व्हीकल से आते हैं, तो वो सिचुएशन में डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ लिस्ट वही लिया जाएगा। ओके, तो वही लिया जाएगा। उसके बाद में एक्सपोर्ट गुड्स होगा तो किस दिन के रेट लिए जाएंगे, जिस दिन आप गुड्स हैंड ओवर करोगे पोस्टल अथॉरिटी को, ओके, उस दिन का, पोस्टल अथॉरिटी को जिस दिन हैंड ओवर करोगे उस दिन के रेट यहाँ पे लिए जाएंगे। एक कंसेप्ट है डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स, ये भी ले लेता हूँ। अब ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स बेटा क्या है, तो ट्रांजिट मतलब गुड्स रिमेन्स इन अ सेम कन्वेंस, ओके, जिसके ऊपर ड्यूटी नहीं आती है। गुड्स अगर सेम कन्वेंस में और वो इंडिया के बाहर जा रहा है या फिर दूसरे पोर्ट पे जा रहा है, तो ट्रांजिट के केस में ड्यूटी नहीं आती है। लेकिन अगर वो इंडिया में ही ट्रांजिट हो रहा है तो लास्ट डेस्टिनेटेड पोर्ट पे आपकी ड्यूटी आएगी। ट्रांसशिप के केस में भी, ट्रांसशिप में क्या होता है, गुड्स अनलोड होके कन्वेंस बदलता है, मे बी शिप टू शिप, शिप टू एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट टू शिप, ओके, या एयरक्राफ्ट टू ट्रेन, तो ऐसे केस में कन्वेंस बदलता है। तो अगर वो कन्वेंस बदल रहा है, तो अगर ट्रांसशिप इंडिया के बाहर है तो ड्यूटी नहीं आएगी, पर यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, और वो डॉक्यूमेंट होता है बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट। आई रिपीट, बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट, वो आपका डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन गुड्स लैंड होता है और कन्वेंस बदलता है। उसके बाद में यहाँ पे अगर विद इन इंडिया ट्रांसशिप होगा, तो जो आपका लास्ट डेस्टिनेटेड पोर्ट होगा वहां पे ड्यूटी आएगी। दूसरा,
ओके, ट्रांजिट के केस में कोई एंट्री डॉक्यूमेंट नहीं होता है। ट्रांसशिप के केस में यस एंट्री डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम होता है बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट। तीसरा, ट्रांजिट के केस में कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं लगता है। ट्रांसशिपमेंट के केस में मोर कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, मोर कॉशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि कन्वेंस बदलता है तो गुड्स स्मगल होने के चांसेस है। इसलिए यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट में बेटा वहाँ मोर कंट्रोल लगता है। तो ये था रिगार्डिंग टू डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट, जो एक छोटा सा डिस्कशन हमें लेना था। चलिए नेक्स्ट हम यहां पे लेंगे ड्रॉबैक। ठीक है, ड्यूटी ड्रॉबैक। मैंने चार्ट में सेक्शन 74 और सेक्शन 75 इस तरह से दिया है। ठीक है, अब मैं आपको इसके डिफरेंस भी समझा देता हूँ और इसकी सभी प्रोविजन स्टेप बाय स्टेप मैं समझा देता हूँ। वैसे मैंने कस्टम रिवीजन बाइट्स में भी इसको बहुत अच्छे से समझाया है, वैसा मैंने बहुत कंटेंट दिया आपको, जिसमें से आपको करना है आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे 74 का ड्रॉबैक कब मिलता है, फिर डिफरेंस तो देखेंगे। 74 का ड्रॉबैक कब मिलता है? 74 का ड्रॉबैक जो है बेटा, जब गुड्स इंडिया में आया है जिसके ऊपर आपने कस्टम ड्यूटी पे कर दी है, कस्टम ड्यूटी पे कर दी है, गुड्स क्लियर हो चुका है, और फिर आप उसको री एक्सपोर्ट कर रहे हो। सुनिए ध्यान से, फिर आप उसको री एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो जब आप री एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जो आपने कस्टम ड्यूटी दी है उसका 98% ड्रॉबैक मिल जाता है, अगर वो एज सच री एक्सपोर्ट हो रहा है जिसमें उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है। तो 98% ड्रॉबैक जनरली परचेस रिटर्न, तो ये री एक्सपोर्ट में जाता है, या आपने गुड्स खरीदा और दूसरे कंट्री को बेच दिया, सेम गुड्स री एक्सपोर्ट कर दिया, तो 98% का ड्रॉबैक मिल जाता है। तो ये ड्रॉबैक तीनों केस में मिलता है, यानी एज ए कार्गो आपने लाया, ओके, एज अ कार्गो इंपोर्ट किया जिसका शिपिंग बिल आपने फाइल कर दिया एक्सपोर्ट के वक्त, या फिर आप एक्सपोर्ट जो है बाय कुरियर मोड कर रहे हो तो भी मिल जाएगा, बाय बैगेज मोड कर रहे हो तो भी आपको इसके केस में ड्रॉबैक मिल जाएगा। बैगेज मोड भी किया तो भी आपको ये केस में जो भी इंपोर्ट ड्यूटी पे किया उसका 98% का आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा। ठीक है, ये 98% का ड्रॉबैक क्लेम करने के लिए आपको 2 साल के अंदर क्लेम करना पड़ता है। और ये 2 साल कहाँ से? जब ओरिजिनली गुड्स इंपोर्ट हुआ था तो जिस दिन आपने ड्यूटी पे की थी, डेट ऑफ मैनिफेस्ट नहीं, डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री भी नहीं, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी से 2 साल के अंदर आपका गुड्स को लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जानी चाहिए। सुनिए, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी से लेके तो 2 साल के अंदर आपको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जानी चाहिए, तो वो सिचुएशन में बेटा यस आपको ये ड्रॉबैक मिल जाएगा। अगर आपने ओरिजिनल जब गुड्स इंडिया में इंपोर्ट किया था तो प्रोविजनल असेसमेंट किया होगा और फिर फाइनल असेसमेंट किया होगा, तो जिस दिन तुमने फाइनल डिफरेंशियल ड्यूटी दी थी वहां से 2 साल लिया जाएगा। फाइनल डिफरेंशियल ड्यूटी दी वहां से 2 साल लिया जाएगा। ये 2 साल का पीरियड सीबीआईसी एक्सटेंड भी कर सकती है आपके रिक्वेस्ट पे, अगर उनको रिजनेबल लगा तो। ये तो हुआ अगर आप एज सच री एक्सपोर्ट करते हो। कभी कभी जो गुड्स मैंने इंपोर्ट किया मैं एज सच री एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको जहाँ तक देखा जाए तो मैं उसके ऊपर मैं एज सच, मतलब एक मिलीपुर इंडिया लिमिटेड का केस था जो एग्जाम में नहीं पूछेगा, पर एग्जाम बताओ कि भाई एक मशीन आई थी और एग्जीबिशन में डिस्प्ले में रखी गई और डेमोन्स्ट्रेट की गई। आइडेंटिटी मशीन ही है, गुड्स वही है, पर डिस्प्ले में रखना एज सच है, डेमोन्स्ट्रेट करना यूज हो गया। जैसे आपने कोई लैपटॉप बुलाए और लैपटॉप बुलाने के बाद, ध्यान से सुनो मेरी बात, आपने कोई लैपटॉप बुलाया और लैपटॉप बुलाने के बाद यहाँ पे यस लैपटॉप बुलाए और उसको ओपन करके चालू करके देख लिया, वो एज सच नहीं रहे, वो यूज हो गए। जो एकदम पैक है और कोई यूज नहीं हुआ, इंटैक्ट है, वो एज सच है, तो 98% मिलेगा। अब सवाल ये है कि अगर मैं यूज कर लूं तो क्या मुझे ड्रॉबैक मिलेंगे? मिलेंगे, गवर्नमेंट कहती है मिलेगा आपको ड्रॉबैक। यूज भी किया तो भी आपको ड्रॉबैक मिलेंगे। अब वो ड्रॉबैक कितना मिलेगा आपको सेक्शन 74 में, पर ख्याल रहे गुड्स की आइडेंटिटी नहीं बदलना चाहिए। बट लैपटॉप रिमेंस लैपटॉप, तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ यूज कर लिया तो वो सिचुएशन में आपको कितना ड्रॉबैक मिलेगा? तो वो सिचुएशन में आपको जो ड्रॉबैक मिलेगा गवर्नमेंट नोटिफाइड रेट से मिलेगा। गवर्नमेंट ने वो केस में उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। अगर आपका गुड्स बिजनेस पर्पज के लिए यूज हो रहा है, ध्यान सुनिएगा, अगर आपका गुड्स बिजनेस पर्पज के लिए यूज हो रहा है, तो अगर आपका यूज नॉट मोर देन 3 मंथ्स है, ओके, नॉट मोर देन 3 मंथ्स, कहां से? तो
length of the period between date of clearance for home consumption and then when goods are placed under custom control, यानी जिस दिन वो क्लियर हुआ वहां से आप री एक्सपोर्ट कर रहे हैं 3 महीने के अंदर, यूज करने के बाद, 3 महीने के अंदर आप री एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो मतलब कस्टम कंट्रोल में ला रहे हो, तो 95% का ये लर्न करके जाना, सवाल पूछे जाते हैं। ओके 3 to 6 मंथ्स के बीच में होगा तो 85%, 6 to 9 मंथ्स के बीच में होगा तो 75%, 9 to 12 होगा तो 70%, 12 to 15 होगा तो यहाँ पे 60%। ये आप कोई मेमोरी टेक्निक बना लेना या लर्न करके आपको जाना पड़ेगा। ख्याल रहे ये वर्ड भी प्रॉपर पढ़ के जाना कि मोर देन 3 मंथ बट नॉट मोर देन 6 मंथ, यानी लेस देन 6 मंथ्स होगा। ओके .6 होगा तो तीसरे कैटेगरी में आएगा, नहीं .6 होगा तो ऊपर, और मोर देन 6 मंथ होगा तो नीचे आएगा। तो ये थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना। तो ये सिचुएशन में यहाँ पे ड्रॉबैक किस तरह से मिलेगा मैंने बताया। अगर आपका मोटर कार या पर्सनल गुड्स होगा, ये तो बिजनेस गुड्स आप री एक्सपोर्ट कर रहे हो, मोटर कार या पर्सनल गुड्स होगा तो वो केस में ओके डायरेक्ट ड्रॉबैक रेट नहीं है, वो केस में रिड्यूसिंग रेट है। वो केस में रिड्यूसिंग रेट है मतलब क्या, आपके हर क्वार्टर का पहले साल का हर क्वार्टर का 4% रिड्यूस होगा, दूसरे साल का हर क्वार्टर का 3% रिड्यूस होगा, फिर 2.5% और 2% रिड्यूस होगा। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैंने रेगुलर बुक में दिया है तो वो देख के जाना, पर ये जस्ट मैंने बताया कि यहाँ पे ये सिचुएशन में ड्रॉबैक जो है आपको इस तरह से मिलेंगे। और कुछ गुड्स ऐसे हैं कि जिसके मैंने इसमें नहीं लिया है चार्ट में, पर बता देता हूं, जिसके एक बार यूज हो गया, ध्यान सुनना, एक बार यूज हो गया तो ड्रॉबैक नहीं मिलता है। कौन से है, तो वियरिंग एपरल्स, ये ध्यान से पढ़ के जाना, वियरिंग एपरल्स होगा और वो यूज हो गया तो ड्रॉबैक नहीं मिलता है। ओके सर री एक्सपोर्ट नहीं मिलता है। टीचेस यानी टी जार्स होते हैं वो ड्रॉबैक नहीं मिलता है। एक्सरे फिल्म वगैरह, फोटोग्राफिक फिल्म वगैरह एक बार यूज हो गया तो ड्रॉबैक नहीं। और सिनेमेटोग्राफिक फिल्म होगी जो पास बाय फिल्म सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया होगा तो ऐसे केस में वो सिचुएशन में ड्रॉबैक आपको नहीं मिलेंगे। ये 74 के कुछ केसेस मैंने बताए कि जहां ड्रॉबैक आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में 75 क्या है, 74 तो हमने देख लिया, उसके बाद में 75 क्या है, यहां पे देखो सेक्शन 75 जो है बेटा कि आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो और जिसके लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो, तो रॉ मटेरियल जो आपने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे की। एक्चुअली ये इंसेंटिव स्कीम है, लाइक आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम मिल जाती है, कि ड्यूटी फ्री ऑथराइजेशन स्कीम मिल जाती है, वैसी ये स्कीम है ओके सेक्शन 75 की ड्रॉबैक स्कीम। यानी इंडिया में गुड्स बनाने के लिए अगर आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हो तो वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट पे जितना आपने कस्टम ड्यूटी पे किया उसका आप ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हो, उसका रिफंड क्लेम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ड्रॉबैक रूल्स पढ़ते हो तो आपको ड्रॉबैक कस्टम ड्यूटी प्लस एक्साइज ड्यूटी, यानी आप इंडिया का कोई डोमेस्टिक गुड्स यूज कर रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, आप इंडिया का कोई डोमेस्टिक गुड्स यूज कर रहे हो तो डोमेस्टिक गुड्स पे जो एक्साइज ड्यूटी पे किया होगा अगर लगती है, जैसा पेट्रोल है, ओके पेट्रोल है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, नेचुरल गैस है, इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है और वो एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो तो आप कस्टम ड्यूटी के साथ साथ एक्साइज ड्यूटी का भी रॉबैक क्लेम कर सकते हो, लेकिन आप जीएसटी का नहीं क्लेम कर सकते। जीएसटी का रिफंड चैप्टर आपने देखा होगा, उसमें रिफंड में क्लेम करना पड़ता है। मतलब क्या, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपोर्टेड गुड्स पे जो एसीडी 37, आई रिपीट एसीडी 37 और एसीडी 39 का आपको 75 में ड्रॉबैक नहीं मिलेगा जो आपने रॉ मटेरियल पे दिया। यानी रॉ मटेरियल पे आपने बीसीडी दिया, ड्रॉबैक मिल जाएगा, एसडब्ल्यूएस मिल जाएगा, एनसीसीडी मिल जाएगा, प्रोटेक्टिव ड्यूटी मिल जाएगा, सीवीडी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल ड्रॉबैक मिल जाएगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा, दो ड्यूटी एसीडी 31, एसीडी 35 ड्रॉबैक मिल जाएगा। किसका नहीं मिलेगा, एसीडी 37 और एसीडी 39। एसीडी 37 और 39 का आपको ड्रॉबैक ओके सेक्शन 75 में जो रॉ मटेरियल पे किया वो नहीं मिलेगा, या डोमेस्टिक गुड्स पे कोई जीएसटी पे किया होगा तो उसका आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये ड्रॉबैक जो मिलते हैं वो नोटिफाइड गुड्स के केस मिलते हैं, मतलब जो गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो एक्सपोर्ट जब आप कर रहे हो तो वो नोटिफाई होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट वो नोटिफाई करेगी 75 में तो उसके इनपुट मटेरियल पे आपको ड्रॉबैक दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये नोटिफाइड गुड्स होना चाहिए। नेक्स्ट
आपने एक्सपोर्ट दो ही मोड से करना चाहिए, एज अ कार्गो शिपिंग बिल फाइल कर रहे हो या एज अ पोस्ट आर्टिकल जिसको परमिशन मिली। बैगेज मोड से एक्सपोर्ट करोगे तो 75 में ड्रॉबैक नहीं है, 74 में है, पर 75 में उसमें ड्रॉबैक आपको नहीं है बैगेज मोड से। नेक्स्ट, आपको ड्रॉबैक क्या रेट से मिलेगा? जैसे 74 में ड्रॉबैक रेट 98% वगैरह परसेंटेज प्रिस्क्राइब है, 75 में परसेंटेज वो कहते हैं कि गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, और गवर्नमेंट इसके लिए ऑल इंडस्ट्री रेट, ब्रांड रेट, स्पेशल ब्रांड रेट यहाँ पे नोटिफाई करेगी, और वो नोटिफाइड रेट से आपको ड्रॉबैक दिया जाएगा। जहां तक एक्सपोर्ट करने की कोई टाइम लिमिट, गुड्स मैन्युफैक्चर करके नहीं, ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है। पर ड्रॉबैक पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपकी एक्सपोर्ट वैल्यू वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल से ज्यादा होनी चाहिए, यानी वैल्यू एडिशन होना चाहिए। एफटीपी में आपने पढ़ा होगा, वैल्यू एडिशन होना चाहिए। तो अगर वैल्यू एडिशन होगा तो वो सिचुएशन में यहाँ पे आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा। आई रिपीट, वैल्यू एडिशन होगा तो आपको वो सिचुएशन में ड्रॉबैक मिल जाएगा। ठीक है, डन। अगर इक्वल्स टू होगा तो भी मिल जाएगा, लेकिन कम होगा तो ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ गुड्स गवर्नमेंट और नोटिफाई करेगी जिसमें से वैल्यू एडिशन ज्यादा नहीं, कुछ परसेंटेज से ज्यादा चाहिए, यानी वैल्यू एडिशन कुछ परसेंटेज से ज्यादा चाहिए, तो वो सिचुएशन में ही ड्रॉबैक मिलेगा। तो वहां पे इक्वल टू भी नहीं चलेगा, अगर गवर्नमेंट ने कोई परसेंटेज नोटिफाई किए तो वो परसेंटेज से ज्यादा चाहिए तो ही ड्रॉबैक मिलेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे रिकवरी ऑफ ड्रॉबैक, अगर आपने पैसा फेमा के हिसाब से नहीं लाया या आरबीआई के परमिशन के हिसाब से नहीं लाया तो वो सिचुएशन में जहां तक है ड्रॉबैक रिकवर कर लिया जाएगा। ये कुछ प्रोविजंस देखी थी, फिर हमने ड्रॉबैक रूल्स देखे थे। ओके, तो मैं थोड़ा डिफरेंस भी डिस्कस कर लेता हूं। तो यहाँ पे डिफरेंस आपने पढ़ लिया, यानी 90% कंसेप्ट आपने पढ़ लिया। ड्रॉबैक देखो क्या कहते हैं, तो यहाँ पे ड्रॉबैक ध्यान से देखिएगा, 74 में ड्रॉबैक जो है यह रिफंड ऑफ ड्यूटी पेड ऑन सेम गुड्स, यानी जो गुड्स इंपोर्ट किया उसका ही ड्रॉबैक है। तो 75 में आपको इंपोर्टेड मटेरियल जो मैन्युफैक्चर गुड्स में यूज किया उसका ड्रॉबैक है। ओके, आइडेंटिटी ऑफ गुड्स 74 में चेंज नहीं होनी चाहिए, वो इजीली आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो 75 में वो कंप्लीटली चेंज होनी चाहिए और नया गुड्स मैन्युफैक्चर होकर एक्सपोर्ट होना चाहिए। या एलिजिबिलिटी, कोई भी गुड्स आप री एक्सपोर्ट करो, अगर उसकी आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है तो ड्रॉबैक मिल जाएगा। यहाँ पे ये नोटिफाइड गुड्स को ही अप्लीकेबल होगा। अगर नोटिफाइड गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तो उसके रॉ मटेरियल का आपको ड्रॉबैक मिलेगा। उसके बाद में नेचर ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड। ओके, तो यहाँ पे वो गुड्स सी एक्सपोर्ट होगा जो आपने इंपोर्ट किया था, सेम गुड्स एक्सपोर्ट होगा। तो ये सिचुएशन में ओके, आपको इंपोर्टेड गुड्स रॉ मटेरियल रहेगा जो प्रोसेस होके आपका प्रोसेस गुड्स एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, यानी आपका नोटिफाइड प्रोसेस गुड्स एक्सपोर्ट होगा। ड्रॉबैक, यहाँ 98% अगर यूज हुआ होगा तो नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, जो अभी हमने देखा 95 वगैरह। यहाँ पे जो है ड्रॉबैक ऑल इंडस्ट्री रेट, ब्रांड रेट और स्पेशल ब्रांड रेट से मिलता है, जो मैं नीचे बताऊंगा आपको। उसके बाद में नेक्स्ट, टाइम लिमिट ऑफ एक्सपोर्टेशन, यहाँ 2 साल है, एक्सटेंड भी हो सकती है, यहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं है। उसके बाद में रिक्वायरमेंट ऑफ वैल्यू एडिशन, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी एक्सपोर्ट वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। 74 में ऐसा कुछ नहीं है, सेम गुड्स री एक्सपोर्ट हो रहा है, 98% का आपको ड्रॉबैक दे दिया जाएगा। पर यहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपका वैल्यू एडिशन होना चाहिए, और कुछ केस में तो कुछ परसेंटेज से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ रिकवरी के लिए मतलब पैसा लाना चाहिए कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पर यहाँ पे है, फेमा या आरबीआई परमिशन के हिसाब से आपको पैसा लाना पड़ेगा, नहीं लाया तो रिकवर कर लिया जाएगा। दोनों के लिए रूल्स है। हाँ, और लास्ट, ये बैगेज को अप्लीकेबल, ध्यान से सुनना, ये बैगेज को भी अप्लीकेबल है। 74 में अगर आप गुड्स सेम गुड्स जो इंपोर्ट किया था वो बैगेज के थ्रू भी री एक्सपोर्ट करते हो तो भी ड्रॉबैक मिल जाएगा। 75 में अगर बैगेज के थ्रू गुड्स जा रहा है तो आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। ये कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे। फिर यहाँ पे देखो ऑल इंडस्ट्री रेट कैसे निकलता है। ओके, ध्यान सुनिएगा, ऑल इंडस्ट्री रेट, स्पेशल ब्रांड रेट और ब्रांड रेट, कभी कभी इसके ऊपर नोट आ सकती है। ऑल इंडस्ट्री रेट मतलब क्या, गवर्नमेंट एक यहाँ पे एवरेज निकालती है, आपको गवर्नमेंट ड्रॉबैक दे रही है, सुनो, गवर्नमेंट ड्रॉबैक दे रही है आपके रॉ मटेरियल का, पर गवर्नमेंट एक्चुअल बेसिस पे नहीं देती है। गवर्नमेंट क्या करती है कि उसका जो एफओबी प्राइस है, आप जो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके एफओबी के प्राइस के बेस पे देती है। और वो बेस कैसे निकालती है, तो इंडस्ट्री का एक गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, एफओबी प्राइस पे नोटिफाई करेगी। तो इंडस्ट्री ऑन एन एवरेज अपने रॉ मटेरियल पे कितना कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी पे करती है उसका एक एवरेज निकालती है, और वो एवरेज ऑन एफओबी प्राइस परसेंटेज में नोटिफाई होता है, वो कहा जाता है ऑल इंडस्ट्री रेट। देखो मैंने नीचे दिया हुआ है कि एवरेज
ड्यूटी पेड, एवरेज रॉ मटेरियल, एवरेज एक्साइज ड्यूटी पेड, कितना आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, उसका एक वेटेड एवरेज लेके ऑन द परसेंटेज ऑफ योर एफओबी प्राइस, यानी जो गुड्स आप एक्सपोर्ट करते हो उसके परसेंटेज पे गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। ठीक है, ऑल इंडस्ट्री रेट। ये रेट अगर नोटिफाई हो जाए, समझ लो आपका 10% नोटिफाई हुआ, तो जो भी आपकी एफओबी प्राइस हुई उसका 10% आपको ड्रॉबैक मिलेगा। ड्रॉबैक रॉ मटेरियल का मिलेगा, पर वो आपके आउटपुट के एफओबी प्राइस का मिलेगा। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे ये है कि ये पॉइंट भी समझ लो कि इसलिए बहुत सी बार एक्सपोर्ट की एफओबी प्राइस निकालना जरूरी हो जाता है, ड्यूटी के लिए नहीं, एक्सपोर्ट ड्यूटी के लिए नहीं, ड्रॉबैक के लिए, क्योंकि ड्रॉबैक भी एफओबी प्राइस पे है। नो डाउट यहाँ पे एक केस देखी थी हमने, राजेंद्र डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स लिमिटेड। अगर वेसल संक बिफोर क्रॉसिंग द टेरिटोरियल वाटर तो वो केस में ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, वो केस में ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। और ख्याल रहे यहाँ एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट 3 एक्सपोर्ट कवर किए हैं, यानी अगर आप तीनों में से कोई भी एक्सपोर्ट करते हो तो आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप डायरेक्टली फिजिकली एक्सपोर्ट करते हो आउटसाइड इंडिया, या आप एससीजेड को सप्लाई करते हो तो वो भी एक्सपोर्ट माना जाएगा ड्रॉबैक के लिए, या एज अ शिप स्टोर सप्लाई कर रहे हो, यानी फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट को एज अ स्टोर सप्लाई करो तो वो भी एक्सपोर्ट माना जाएगा, और उसके रॉ मटेरियल का आपको ड्रॉबैक दे दिया जाएगा। तो ऑल इंडस्ट्री रेट से मिलेगा। लेकिन कुछ लोग अगर ऑल इंडस्ट्री रेट से सेटिस्फाइड नहीं है, समझ लो ऑल इंडस्ट्री रेट प्रिस्क्राइब हुआ 10% ऑफ एफओबी, अब एफओबी का 10%, अब कुछ लोगों को पता है कि समझ लो उनकी एफओबी कॉम्पिटिटिव मार्केट में 2000 पर 10% 200 रुपये मिल रहा है, जबकि उनका एक्चुअल ड्यूटी ज़्यादा जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में वो लोग जो है गवर्नमेंट के पास स्पेशल ब्रांडेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट स्पेशल ब्रांडेड कब अप्लाई होता है कि अगर आपका ऑल इंडस्ट्री रेट से मिलने वाला ड्रॉबैक, ध्यान से सुनना, ऑल इंडस्ट्री रेट से मिलने वाला ड्रॉबैक एक्चुअल ड्यूटी के 80% से भी कम है, 80% से भी कम है, तो आप अपने लिए स्पेशल रेट मंगवा सकते हो गवर्नमेंट से। मतलब समझ लो आपको ऑल इंडस्ट्री रेट से ड्रॉबैक मिल रहा है 200 रुपए, 2000 रुपए का एफओबी है, उसका 10% 200 रुपए आपको एआईआर मिल रहा है, और आपने 300 रुपए एक्चुअल कस्टम ड्यूटी दी है, इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी होगी तो 300 का 80% कितना हुआ, 300 का 80% हुआ 240 रुपए। अब 240 रुपए से भी कम मिल रहा है आपको एआईआर, 200 रुपए मिल रहा है, तो आप कहोगे भाई मेरे को बहुत कम मिल रहा है, मेरे को तो ऑल इंडस्ट्री रेट, मेरे को स्पेशल ब्रांडेड चाहिए। तो स्पेशल ब्रांडेड वहां दिया जाता है जहां ऑल इंडस्ट्री रेट है पर एक्चुअल टैक्सेस के 80% से भी कम मिल रहा है, तो वहां आप एसी और डीसी को 3 महीने में अप्लाई कर सकते हो, प्रिंसिपल कमिश्नर को 6 महीने में आप अप्लाई कर सकते हो फॉर ऑल इंडस्ट्री रेट। उसकी जो भी रिलेवेंट फीस है वो आपको देनी पड़ेगी, और आपके लिए वो स्पेशल ब्रांडेड गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, यानी यहाँ कमिश्नर अप्लाई करने के बाद नोटिफाई करेगा। ब्रांडेड कब होता है? सेक्शन 75 में ब्रांडेड, कुछ गुड्स के एआईआर आते ही नहीं है, यानी वो ड्रॉबैक मिलेंगे पर गवर्नमेंट एआईआर नहीं देती, क्योंकि उसका एक एवरेज बना नहीं, या फिर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, इसलिए एक कॉमन रेट गवर्नमेंट डिटरमाइन नहीं कर पा रही है। तो वो गुड्स ड्रॉबैक लिस्ट में तो होता है लेकिन उसका एआईआर नहीं होता है। तो जो गुड्स के लिए एआईआर नहीं होता है उसके लिए फिर ब्रांडेड के लिए अप्लाई करना पड़ता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेशल ब्रांड रेट और ब्रांड रेट? स्पेशल ब्रांड रेट में बेटा क्या होता है कि एआईआर है पर उससे जो मिलने वाला ड्रॉबैक है वो 80% से कम है, तो स्पेशल ब्रांडेड। और ब्रांडेड कब? जब आपका एआईआर ही नहीं है, सुनो ध्यान से, जब आपका एआईआर ही नहीं है तो आप ब्रांडेड के लिए अप्लाई कर सकते हो, 3 महीना एक्सटेंशन 6 महीना, आपसे सब डेटा लिया जाएगा और आपके लिए स्पेशल ब्रांडेड फिक्स किया जाएगा आपके रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद। एक पॉइंट जो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, रिलेवेंट डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एआईआर। अब एआईआर ईयर टू ईयर बदलते रहते हैं, तो रिलेवेंट डेट हमने कौन सी लेनी चाहिए? इस पर मैं डिस्कशन करना चाहूंगा, रिलेवेंट डेट क्या है। तो रिलेवेंट डेट बेटा ध्यान से सुनना, यहां पे व्हाट इज द रिलेवेंट डेट फॉर, यहां पे एआईआर। तो रिलेवेंट डेट जैसा ड्यूटी रेट जैसा जो हमने देखा था वही कंसेप्ट यहां पे अप्लाई होगा रिलेवेंट डेट के लिए। मैं देख रहा हूं कोई और पॉइंट रह गया क्या? हाँ, रिलेवेंट डेट के लिए तो जिस दिन लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला, आपके शिपिंग बिल पे जिस दिन लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला वो रिलेवेंट डेट होगी, और पोस्ट के केस में ओके जिस दिन गुड्स डिलीवर कर दिया वो आपकी रिलेवेंट डेट होगी। कभी कभी इस पर सवाल आ सकता है। उसके बाद में अपर लिमिट ऑफ ड्रॉबैक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपर लिमिट ऑफ ड्रॉबैक यहाँ पे क्या, ड्रॉबैक अमाउंट और रेट डिटरमाइन अंडर रूल 3
shall not exceed the 1/3 of market price of export product। ध्यान रहे, ध्यान रहे, आपकी इंडियन मार्केट प्राइस, या मार्केट प्राइस मतलब इंडियन मार्केट प्राइस, इंडियन मार्केट आपको जो एआईआर मिल रहा है, ऑल इंडस्ट्री रेट मिल रहा है, ओके, वो मैक्सिमम कितना मिलेगा? तो मैक्सिमम जो वो कह रहे हैं, शैल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स, यानी जो गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो इंडिया के बाहर, उसकी जो इंडिया में मार्केट प्राइस होगी, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, और उसकी जो इंडिया में मार्केट प्राइस होगी, वो मार्केट प्राइस का मैक्सिमम 1/3, बस इतना ही ड्रॉबैक मिलेगा। ये रिस्ट्रिक्शन पढ़ के जाना, ड्रॉबैक की जितने भी रिस्ट्रिक्शंस है वो अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शंस पे कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये तो लिया ही है कि भाई ये कितना रिस्ट्रिक्शंस है। उसके बाद में सेक्शन 76, यहाँ नहीं होगा पर बुक में से पढ़ के जाना, सेक्शन 76 में भी रिस्ट्रिक्शन है। सेक्शन 76 के अगर आप रिस्ट्रिक्शंस पढ़ो तो वो भी याद कर जाना, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी है, ओके, जो आपने डेफिनेटली सॉल्व करने चाहिए। सेक्शन 76 का रिस्ट्रिक्शन है कि अगर ड्रॉबैक अमाउंट यहाँ पे 50 रुपीज से कम है तो वो सिचुएशन में आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स मार्केट प्राइस ऑफ विच इज लेस देन अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक, ठीक है, तो ड्रॉबैक ही नहीं मिलेगा। मतलब क्या कि आपका जितना ड्रॉबैक बन रहा है, ध्यान सुनना, आपका जितना ड्रॉबैक बन रहा है वो इंडियन मार्केट प्राइस से भी कम है। अगर इंडियन मार्केट प्राइस से भी कम है वो ड्रॉबैक, यानी समझ लो, अब दोनों में फर्क समझ लो, आप जो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो एक, ठीक है, दोनों में फर्क क्या देखो, इसकी इंडियन मार्केट प्राइस, इंडियन मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, ओके, समझ लो 50,000 है, 50,000 है, और आपका ड्रॉबैक जो बन रहा है, अब सेक्शन 76 क्या कहता है? सेक्शन 76 कहता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड मार्केट प्राइस ऑफ विच इज लेस देन द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक, यानी आपका 80,000 ड्रॉबैक बन रहा है एआईआर से या जो भी है, ओके, सेक्शन 74 75 में 80,000 ड्रॉबैक बन रहा है, और आपकी इंडियन प्राइस अगर ड्रॉबैक से कम है तो फिर ये ड्रॉबैक मिलेगा ही नहीं। और ये जो रूल 9 क्या कहता है? रूल 9 कहता है कि आपकी प्राइस कम नहीं है, मतलब समझ लो आपका इंडियन मार्केट प्राइस जो है ये है 1.5 लाख, 1,50,000 है, और आपका ड्रॉबैक नो डाउट, ओके, जहां तक है 80,000 इंडियन मार्केट प्राइस से कम है। 76 का ड्रॉबैक कब नहीं मिलेगा? जब आपके ड्रॉबैक से इंडियन मार्केट प्राइस कम होगी, ड्रॉबैक से इंडियन मार्केट प्राइस कम होगी तब नहीं मिलेगा। यहां पे सिचुएशन क्या है कि आपका जो भी ड्रॉबैक आ रहा है सेक्शन 75 में, उससे इंडियन मार्केट प्राइस कम नहीं है, ज्यादा है, मतलब ड्रॉबैक मिलेगा, पर मैक्सिमम ड्रॉबैक इसका 1/3 मिलेगा फिर, यानी 50,000 का ही ड्रॉबैक आपको दिया जाएगा, ये रूल 9 कहता है। तो जितने भी रिस्ट्रिक्शंस डाले गए ये अच्छे से पढ़ के जाना, इसके ऊपर आपको सवाल आ सकता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ड्रॉबैक कंसेप्ट देखा, ये सब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने यहाँ पे ड्रॉबैक से रिलेटेड देखे हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे मैं आना चाहूँगा, यस, कंसेशन अंडर कस्टम्स, कंसेशन क्या है? सेक्शन 13, 22, 23, 20, री इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स, डी नेचरिंग एंड म्यूटिलेशन ऑफ गुड्स। चलो इसको भी मैं फटाफट रिवाइज कर देता हूं। अब सेक्शन 13 क्या कहता है? पिल्फरेज, फटाफट देख लो पॉइंट्स यहाँ पे। पिल्फरेज यानी पेटी थेफ्ट होता है। पिल्फरेज के केस में इंपोर्टर लायबल नहीं होगा, ये केस में कस्टडियन यानी पोर्ट अथॉरिटी और एयरपोर्ट अथॉरिटी लायबल होगा। अगर आपका पिल्फरेज, टाइमिंग देखो, आपका पिल्फरेज अनलोडिंग के बाद बट बिफोर ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस, यानी अनलोडिंग के बाद पिल्फरेज होता है और ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस के पहले पिल्फरेज होता है, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए तो इंपोर्टर लायबल नहीं होगा, कस्टडियन लायबल होगा। लेकिन गुड्स रिस्टोर बैक हो जाता है तो फिर इंपोर्टर को ड्यूटी पे करना पड़ेगा। ये तो हुआ सेक्शन 22, सेक्शन 13। फिर 22 लेते हैं, अबेटमेंट। अबेटमेंट डिडक्शन इन केस ऑफ डैमेज और डिटोरिएटेड गुड्स। अगर आपका गुड्स डैमेज होता है या डिटोरिएट हो जाता है, डिटोरिएट हो जाता है, ठीक है, डिटोरिएट हो जाता है, तो वो केस में आपको ड्यूटी प्रोपोर्शनेट कम करके दी जाएगी।
इसमें तीन सिचुएशन है बेटा। पहला तो लाइन है सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ एसी और डीसी, मतलब आपका गुड्स डैमेज हुआ है या डिटोरिएट हुआ है, उससे ऑफिसर सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर आपका डैमेज और डिटोरियोरेशन बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग, यानी आपका गुड्स सी एरिया में ही डैमेज हो गया या डिटोरिएट हो गया, यानी बिफोर अनलोडिंग सी एरिया में डैमेज हुआ या ड्यूरिंग अनलोडिंग ए टू बी, अगर आपको याद होगा तो मैंने डायग्राम बनाई थी, तो ड्यूरिंग अनलोडिंग डैमेज हुआ तो बिना कोई सवाल पूछे आपको अबेटमेंट दे दिया जाएगा। जितनी वैल्यू कम है उतना अबेटमेंट दिया जाएगा, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको। ओके, और देखिए गुड्स अनलोड होने के पहले जब सी एरिया में था तो दोनों के लिए बेनिफिट है, डैमेज और डिटोरिएशन दोनों के लिए बेनिफिट है। ड्यूरिंग अनलोडिंग डैमेज और डिटोरिएशन दोनों के लिए बेनिफिट है, ठीक है। लेकिन अब सेकंड सिचुएशन क्या, अगर वो अनलोड हो जाता है तो इफ गुड्स फॉर होम कंजम्पशन एंड डैमेज आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर एग्जामिनेशन, तो अनलोड होने के बाद बेनिफिट सिर्फ डैमेज को है, डिटोरियोरेशन को नहीं है, सिर्फ डैमेज को है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डैमेज और डिटोरिएशन? डैमेज मतलब फिजिकल डैमेज हुआ और डिटोरियोरेशन मतलब आपकी क्वालिटी जो है वो रिड्यूस हुई। डिटोरिएशन मतलब क्वालिटी जो है वो रिड्यूस हुई। तो अनलोडिंग के बाद डिटोरियोरेशन को कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ डैमेज को है, वो भी ये शर्त पे कि जो डैमेज हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडेंट होना चाहिए और नॉट ड्यू टू निग्लिजेंस ऑफ इंपोर्टर और हिज एम्प्लॉय और हिज एजेंट, मतलब उसके एम्प्लॉय एजेंट की वजह से, उसके निग्लिजेंस से नहीं होना चाहिए, तो आपको अबेटमेंट दिए जाएंगे। और अगर आपका गुड्स वेयर हाउस है तो एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फ्रॉम वेयर हाउस, यानी अगर वो पोर्ट एरिया में डैमेज होता है या फिर वो यहाँ पे क्लियरेंस के पहले डैमेज होता है तो आपको बेनिफिट दिए जाएंगे, पर यही दो ही कंडीशन, ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडेंट और उसमें इंपोर्टर उसके एम्प्लॉय या एजेंट का निग्लिजेंस नहीं होगा। ड्यूटी पेबल, जितना प्रोपोर्शनेट वैल्यू कम हुई डैमेज के वजह से, सुनिए, जितनी प्रोपोर्शनेट वैल्यू कम हुई डैमेज की वजह से उतना ड्यूटी कम कर दिया जाएगा। ये था बेटा यहाँ पे सेक्शन 22, पर ख्याल रहे ड्यूरिंग या बिफोर दोनों के लिए बेनिफिट है, उसके लिए शर्त लागू नहीं होती है, कोई भी रीजन हो आपको बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन सेकंड और थर्ड के केस में यह शर्त लागू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन 23 रेमिशन, रेमिशन ऑफ ड्यूटी इन केस ऑफ लॉस और डिस्ट्रॉय। 23(1) रेमिट मतलब वेवर, पूरी ड्यूटी वेव कर दी। अबेटमेंट मतलब पूरी ड्यूटी नहीं, प्रोपोर्शनेट ड्यूटी उन्होंने छोड़ दिया। यहाँ रेमिट मतलब पूरा वेव कर दिया। अगर आपका गुड्स लॉस्ट हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है एट एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन अदरवाइज देन पिल्फरेज, अगर वो सेक्शन 13 पिल्फरेज का केस होगा तो फिर यहाँ नहीं, वो 13 में मिलेगा। पिल्फरेज के अलावा डिस्ट्रॉय हो जाता है या लॉस हो जाता है तो गवर्नमेंट आपको ड्यूटी रिमिट कर देगी। और यहाँ वर्ड देखो, बिफोर ऑर्डर नहीं बोला है, एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस, जब तक आपका गुड्स हार्बर गेट से क्लियर नहीं होता है या वेयरहाउस से क्लियर नहीं होता है तब तक जो भी डैमेज होगा वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद में 23(2) में जो है यहाँ पे मैं इतना कर दूं कि अगर आप अपने राइट छोड़ना चाहते हो, अबेंडनमेंट्स ऑफ राइट, रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट, तो वो अलाउड है। बिफोर ऑर्डर आप अपने राइट छोड़ सकते हो विदाउट ड्यूटी, लेकिन आपने कोई ऑफेंस नहीं करना चाहिए। तो ये 23 सेक्शन हुआ। फिर 21 डर्लिक जेटसम फ्लोटसम और वेक, डर्लिक जेटसम फ्लोटसम वगैरह होगा और वो इंडिया में लाया तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगी, एट पार विथ अदर इंपोर्टेड गुड्स माना जाएगा। लेकिन अगर आप ऑफिसर को प्रूव कर देते हो कि नहीं ये बाहर का नहीं, ये इंडिया का ही है, ओके, डर्लिक जेटसम फ्लोटसम रेक, और ये ड्यूटी फ्री है, तो फिर ड्यूटी नहीं लगेगा, अदरवाइज उसको इंपोर्टेड गुड्स जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद में री इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इससे रिलेटेड बुक के सभी नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ के जाना, ये आप बुक में से जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। इसके ऊपर सवाल आ सकता है या केस स्टडी आ सकती है। री इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स मतलब इंडिया से गुड्स एक्सपोर्ट हुआ और वो वापस आया, उसे हम कहते हैं री इंपोर्टेशन। सुनो, इंडिया से गुड्स एक्सपोर्ट हुआ और वो वापस आया, उसके कहते हैं री इंपोर्टेशन। बेसिकली लॉ ये कहता है कि कोई भी गुड्स अगर री इंपोर्ट होता है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी आएगा। ध्यान सुनना, कोई भी गुड्स री इंपोर्ट होता है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी आएगा, लेकिन बाय नोटिफिकेशन जो है इस पर कुछ कंसेशंस दिए है, तो वो नोटिफिकेशंस अच्छे से पढ़ के जाना, ओके, उस पर सवाल आ सकता है, ओके, यहाँ पे। और लास्ट, डीनेचरिंग एंड म्यूटिलेशन ऑफ गुड्स। अब ध्यान से सुनो, डीनेचरिंग और म्यूटिलेशन मतलब क्या, कि जैसे एग्जाम्पल लो, इंपोर्टर को स्पिरिट चाहिए,
पर स्पिरिट अवेलेबल नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में, या कोई रीजन की वजह से वो स्पिरिट नहीं ला पा रहा है। लेकिन अगर स्पिरिट इंपोर्ट करता है तो 10% का कस्टम ड्यूटी है, ध्यान सुनिएगा। अगर स्पिरिट इंपोर्ट करता है तो 10% का कस्टम ड्यूटी है, पर स्पिरिट नहीं ला पा रहा है। तो अल्कोहल अवेलेबल है, तो वो अल्कोहल इंपोर्ट कर रहा है इंडिया में और उसको डीनेचर कर रहा है स्पिरिट में। इसके लिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट उससे रिलेटेड रूल बनाएगा। अगर गवर्नमेंट वो आपको रूल बना के परमिट कर देता है तो आपको ड्यूटी अल्कोहल के रेट से नहीं लगेगी, आपको ड्यूटी स्पिरिट के रेट से लगेगी। जो डीनेचर्ड गुड्स है या जो म्यूटिलेटेड गुड्स है वो रेट से आपको कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। तो ये कुछ स्पेशल बेनिफिट्स है, इसके ऊपर कभी कभी सवाल आते हैं, तो ये अच्छे से पढ़ के जाना है। तो बेटा यहाँ हमारा ये कंसेप्ट खत्म हुआ। चलो, तो यहाँ हमारी चार्ट रिवीजन खत्म हो जाती है। समरी रिवीजन थी बेटा, एक ओवरऑल कंसेप्ट, जहाँ जो एरिया में फोकस करना था वो एरिया में मैंने फोकस किया। ठीक है, तो ध्यान रहे कि वैसे तो रेगुलर बुक और आपको क्वेश्चंस तो सॉल्व करना ही है, पर जो एरिया में हमने फोकस करना था वो एरिया में हमने किया। ओके, सो बाय बच्चों, आई होप आपको मेरे जितने भी रिवीजन वीडियोस है, बूस्टर रिवीजन वीडियो है, आपको हेल्प किए होंगे। ओके बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। ओके, और आपको ये पूरे रिवीजन लेक्चर्स, चार्ट रिवीजन लेक्चर अच्छे लगे होंगे तो सब पे लाइक जरूर कर देना। ठीक है, ओके।